नमस्कार एवरीवन, मैं हूं विशाल चौहान और आज से हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे इसका जनरल रिव्यू। आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की। और अगर आप एचएएस या हिमाचल प्रदेश के अन्य किसी भी सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी या वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ऐसे एग्जाम जिनमें मेंस लिखने होते हैं पढ़ते हैं, तो हर जगह जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में एस्टेब्लिश होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से सिर्फ प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बनते हैं या सिर्फ इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कनेक्टेड है पॉलिटी के साथ, हिस्ट्री के साथ, या मैं इस तरह कहूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो कनेक्टेड है पॉलिटी के साथ, हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ, रिलीजन के साथ, लैंग्वेज के साथ। सो एक होलिस्टिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी जो है वो हर एक एस्पेक्ट से कनेक्टेड रहती है। और जब हम इकोनॉमिक सर्वे स्टडी करते हैं तो हम प्रेजेंट टाइम में जो है वो क्या क्या कनेक्शन है बिटवीन इकोनॉमी एंड पॉलिटी और इकोनॉमी एंड रिलीजन एंड इकोनॉमिक एंड कल्चर एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी, विल अंडरस्टैंड दैट। एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट तो हम समझेंगे ही, राइट, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से हम प्रेजेंट में भी देखेंगे। सो इकोनॉमिक सर्वे या द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इकोनॉमिक्स, ऑल दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर। कितनी बार मैंने आप लोगों को क्लास में बताया कि वी नीड टू फॉलो अ इंट्राडिसिप्लिनरी एज वेल एज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दैट मींस विद इन अ सब्जेक्ट वी नीड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो को हमें कनेक्ट करना है, राइट। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को जोड़कर पढ़ना है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। बट एज वेल एज हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी अपनानी है। यानी कि हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी को इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स से, ये सभी सब्जेक्ट जो है वो आपस आपस में कनेक्टेड रहेंगे। और हम जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जा रहे हैं उसकी मदद, मेरा पूरा जो है वो पढ़ाने का तरीका ही यही रहेगा, दैट आई विल कनेक्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद इकोनॉमिक्स। देखिएगा, ये लगभग 18 चैप्टर जो है वो इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल सरकार ने इशू किया है उसमें ऑलमोस्ट 18 चैप्टर्स हैं। हम उसको 12 या 13 चैप्टर्स के अराउंड में कंडेंस करके पढ़ेंगे। सो दैट मीन्स 12 या 13-14 सेशंस जो है वो होंगे इस सीरीज में। आपको ये सभी सेशंस अच्छे से स्टडी करना है। और मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि ये सेशन जो अटेंड कर रहा है बच्चा वो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज जो है वो इकोनॉमिक्स की रखता है। या मान लो कि कोई प्रिपेयर नहीं भी कर रहा, उनको अगर ये समझना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हिमाचल प्रदेश की कैसे काम कर रही है, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, तो वो व्यक्ति भी अच्छे से समझ सके। कुछ इस सेंस में जो है वो मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सर्वे को देखते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए है, लेकिन रियलिटी जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल ऑपोजिट है। इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर निकाले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कार्ड है। और अगर हिमाचल गवर्नमेंट निकाल रही है तो वो हिमाचल गवर्नमेंट का बेसिकली एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। ये हमें बताता है कि इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है, कहाँ ग्रोथ हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। और दूसरी तरफ अगर हम बजट को प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो देता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो, राइट। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि अगर आप स्कूल में एनुअल रिपोर्ट कार्ड अगर आपको स्कूल में मिलता था ना हर साल के बाद, हर साल के एंड में, राइट, तो बजट जो है वो अगले साल का फिर स्टडी प्लान है। यानी कि एक क्लास आपने खत्म करी, लास्ट में आपको पेपर के बाद एनुअल रिपोर्ट कार्ड मिलता था। आप अगली अगली क्लास में एंटर करें, एंटर करते ही टीचर जो है वो आपको एक प्लान शेड्यूल जो है प्रोवाइड करते हैं कि भैया हम इस साल में जो है वो क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। वो है बजट। पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड है इकोनॉमिक सर्वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एस्टैब्लिश द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बजट क्या है? पिछले साल का, सॉरी, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड। यानी कि पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कहां कहां पर खर्चा करना चाहा और कितना वो खर्चा कर पाए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई, क्या क्या इंप्रूव नहीं हुआ, ऑल ऑफ दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे। और बजट में क्या होता है कि आगे आने वाले साल के लिए जो है वो उसमें एस्टिमेशंस दिए जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं और इनके लिए इतना पैसा जो है वो हम एलोकेट करते हैं। ठीक है। और वो बजट एस्टिमेट्स जो है वो किसके बेसिस पर एस्टेब्लिश होते हैं? पुराने इकोनॉमिक सर्वेस के बेसिस पर। तो डोंट वरी, हिमाचल प्रदेश का बजट भी समझाऊंगा आपको, एक चैप्टर वो भी लेकर आऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बजट क्या है और इकोनॉमिक सर्वे क्या है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज में भी हम कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बट अभी आपको इतना बेसिक समझ आएगी नहीं कि बजट जो है वो आने वाले साल के लिए एक एस्टिमेट है। ठीक है, पहले से जो है वो आपने प्लान बनाकर रख लिया। और इकोनॉमिक सर्वे क्या है? गुजरे हुए साल का रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है। सो चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, है ना। बजट में कहां से शुरू करना है हमने? फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। एंड चैप्टर नंबर 1 क्या है? जनरल रिव्यू, राइट। जिसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो
सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी किस तरह काम कर रही है, उसके बाद इंडिया लेवल पर इकोनॉमी में क्या चल रहा है इस समय, फिर हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, उसके बाद हम चैलेंजेस और मेन इश्यूज समझेंगे एंड देन फाइनली वे फॉरवर्ड लेंगे। तो कुछ बहुत आप देख रहे हैं कि मेंस ओरिएंटेड जो है वो आपको ये बजट या इकोनॉमिक सर्वे जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें ये नए सेक्शंस जो है वो इंक्लूड करे हैं बजट में, दैट इज मेन इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो हर चैप्टर में इश्यूज एंड चैलेंजेस मेंशन्ड है और एक इश्यूज एंड चैलेंजेस मेंशन्ड है और एक वे फॉरवर्ड मेंशन्ड है। तो काफी मेन ओरिएंटेड जो है वो आपको देखने को मिलेगा और उसी तरह मैं समझाऊंगा भी पूरा का पूरा बजट, सॉरी फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे एंड देन बजट हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। राइट, बिल्कुल सिंपल, पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस में मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा। ऑब्वियसली हमें प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट्स मिलेंगे ही, या जो वनडे एग्जाम होते हैं हिमाचल प्रदेश के उसके लिए तो हमें फैक्ट्स मिलेंगे ही, लेकिन मेंस में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का पूछा जाता है। सो आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन ऑल दीज चैप्टर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू आंसर एज मच एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और फिर उसके बाद जब मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे करवा दूंगा तो फिर इस पर हम दो अलग सीरीज चलाएंगे। एक सीरीज होगी जिसमें हम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द होल ऑफ द डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा मेंस ओरिएंटेड जो है वो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से हम निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, और यहां पर एक चीज समझिए, मैंने आपको कितनी बार समझाया अदर सब्जेक्ट्स में भी कि अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है। हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ो और फिर एचपी की हिस्ट्री पढ़ो। ध्यान से सुनिए अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो, और अगर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो ये खेल अच्छे से समझते ही हैं। अगर ये आप पहली बार सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर हिमाचल प्रदेश। डायरेक्ट आप हिमाचल की हिस्ट्री नहीं उठाएंगे, या डायरेक्ट आप, दिस गोज फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर एचपी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आप वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक्स को समझेंगे, फिर इंडियन की इकोनॉमिक्स को समझेंगे, फिर हिमाचल की इकोनॉमिक्स को समझेंगे। राइट, और ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, आप इकोनॉमिक सर्वे में देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में पहला चैप्टर जो है वो हिमाचल सरकार ने इसी तरह दिया है। आपको पहले वर्ल्ड इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स बताए, फिर इंडियन इकोनॉमी के, और फिर हिमाचल की इकोनॉमी आपको समझनी है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि फनल है। ठीक है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री समझेंगे, ग्लोबल लेवल पर क्या हुआ, फिर इंडिया के लेवल पर क्या हुआ, उसी का इंपैक्ट हिमाचल पर है। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, वर्ल्ड लेवल पर ज्योग्राफी को समझोगे, उसका हिस्सा जो है वो एक रीजन है साउथ एशिया, उस साउथ एशिया का एक हिस्सा जो है वो हिमाचल प्रदेश है। राइट, सेम गोज फॉर ग्लोबल इकोनॉमी का एक हिस्सा जो है वो इंडियन इकोनॉमी है और उसका एक हिस्सा हिमाचल की इकोनॉमी। कोई मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात तो नहीं कर रहा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये तो बहुत इलॉजिकल बात कर रहे हो। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमें पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा या पहले वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, तब इंडियन इकोनॉमी समझ आएगा और तब हिमाचल की इकोनॉमी पढ़ेंगे हम। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, हिमाचल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीधा हिमाचल इकोनॉमी, हिमाचल पॉलिटी, हिमाचल एक साथ सारा पढ़ना शुरू कर देते हैं और समझ के आता है उन्हें कुछ भी नहीं। स्पेशली जो एचईएस और एलाइड जैसे पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको मेंस लिखना है, उनको समझ कुछ भी नहीं आता। मेन प्री जैसे तैसे करके क्लियर कर लेते हैं, मेंस में लिखा ही नहीं जाता उनसे कुछ भी। क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्योंकि पहली चीज तो वो ये बिल्कुल बेसिक फंडा नहीं समझ रही है, फनल को ही नहीं समझ रहे कि पहले आपको सारी चीजों को ग्लोबल लेवल पर समझना है, फिर इंडिया के लेवल पर और फिर हिमाचल के लेवल पर, तब जाकर एक फनल क्रिएट होगा और आपको पूरी पिक्चर जो है वो समझ आएगी। और वही पूरी पिक्चर जो है वो हिमाचल के लिए समझाऊंगा मैं आपको। इस तरह प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो लाइक आई सेड, आज के चैप्टर में हम पहले वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रीफली, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा मैं। अगर आप मेरे साथ हिमाचल लेट से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो पहले वर्ल्ड लेवल पर, फिर इंडिया लेवल पर, तब हिमाचल के लिए लेकर आऊंगा। एक फनल क्रिएट हो। समझ आया ना आपको ये लॉजिक? बिल्कुल सटीक लॉजिक है ये, बहुत स्मार्ट अप्रोच है ये, इसी यही अप्रोच अपनानी है हमें। वर्ल्ड इकोनॉमी, देन इंडियन इकोनॉमी और फिर हिमाचल इकोनॉमी, फिर मेन हिमाचल इकोनॉमी के मेन इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। और यही जो है वो ट्रेंड हमें हर चैप्टर में ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ अब एक एक करके एंटर करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में व्हाट इज, इस तरह क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ना है, व्हाट इज ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक क्या है, व्हाट इज ग्लोबल, व्हाई इज द ग्लोबल ग्रोथ इंक्रीजिंग, what are the risk involved in growth, real growth projections of selected economies, average annual real GDP growth from 2000 2025। तो ये ग्राफ है। उसके अलावा सच टॉपिक सच एज यूएस टैरिफ्स। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में आप आएंगे तो इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड, व्हाट इज जीडीपी, इंडिया की जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, व्हाई इज इंडिया ग्रोइंग सो फास्ट, थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हिच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन इकोनॉमी। सो क्वेश्चंस के फॉर्म में देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे। व्हाई इज द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजिंग, सेक्टर वाइज ग्रोथ क्या है, सेक्टर, व्हाई इज द सर्विस सेक्टर सो इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, व्हाट इज जीवीए, जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस है, जीवीए के कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या है। ठीक है, देन हिमाचल की इकोनॉमी में आएंगे हम, तो हिमाचल की इकोनॉमी में भी वही सेम कहानी क्वेश्चन से पढ़ेंगे हम कि हिमाचल की इकोनॉमी इतनी स्पेशल क्यों है, लोकेशन ऑफ हिमाचल, जीएसडीपी क्या होता है, हिमाचल जीएसडीपी का पूरा सर्वे देखेंगे हम, रियल ग्रोथ, व्हाट इज रियल ग्रोथ, व्हाट हाउ द हिमाचल
मतलब हिमाचल ने पोस्ट पैंडेमिक में कैसे रिकवरी करी, पर कैपिटा इनकम, गोल्डन डेकेड ऑफ हिमाचल, रीजंस फॉर दिस ग्रोथ इन दिस गोल्डन डेकेड ऑफ हिमाचल, राइट। देन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हुए, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, राइट। देन मेन इश्यूज एंड चैलेंजेस, और फिर वे फॉरवर्ड। ठीक है, सो इस तरह पूरे एक स्ट्रक्चर से जो है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कवर करवाऊंगा। इस तरह का स्ट्रक्चर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने कहा ना कि एक फनल क्रिएट करके पढ़ाऊंगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाऊंगा, दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं अब वर्ल्ड इकोनॉमी से। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमी कहने से बेटर जो है वो वर्ड रहता है ग्लोबल इकोनॉमी कहना। समझ रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जी हमें आंसर राइटिंग में काम आएंगे। आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो आप वर्ल्ड इकोनॉमी वर्ड नहीं यूज करेंगे, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी वर्ड यूज करते हैं तो एग्जामिनर को भी समझ आएगा कि हाँ, इस बच्चे को जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आया है। ठीक है, सो हम वर्ल्ड इकोनॉमी की जगह हम वर्ड यूज करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज ग्लोबल लेवल पर जो है वो पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी डजंट हैव दैट प्रॉपर रिंग, ऑल्दो इट मींस द सेम थिंग, लेकिन पूरी तरह जो है वो मतलब नहीं निकल कर आ रहा है वहां से। ग्लोबल इकोनॉमी वर्ड जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल पूछते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी होती क्या है, राइट। दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल इकोनॉमी। तो आइए समझते हैं। नाउ मान लो दुनिया के सारे कंट्रीज एक ही मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी आप शहर में रह रहे हो, लाइक हम अभी इस समय धर्मशाला में हैं, तो धर्मशाला एक जो है वो एक मार्केट है, इसमें सारे देश जो है वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इसी मार्केट में। ना इंडिया जो है वो इसी मार्केट में, इंडिया अमेरिका को सॉफ्टवेयर बेच रहा है ना। चाइना इसी मार्केट में पूरी मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहा है। सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज जो है वो पूरी मार्केट को तेल या गैस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जर्मनी पूरी मार्केट को जो है वो गाड़ियां प्रोवाइड कर रहा है। जापान जो है वो मशीनें दे रहा है, राइट। तो ये जो सब अलग अलग कंट्रीज अपने अपने बड़े एक्सपोर्ट्स जो है वो लेकर इस मार्केट में आए ग्लोबल लेवल पर, इसे कहते हैं एक ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि कनेक्टेड है, सब एक दूसरे को बेच रहे हैं, सब एक दूसरे से खरीद रहे हैं। नाउ अगर किसी एक बड़ी कंट्री में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड, अगर किसी भी एक बड़ी कंट्री में प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट बाकी सभी कंट्रीज पर पड़ता है। जैसे कोविड के दौरान पड़ा, रशिया यूक्रेन वॉर में, ये अभी जो ऑयल क्राइसिस चल रहा है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, या सबसे बड़ा एग्जांपल या वन ऑफ द बड़ा एग्जांपल 2008 का जो हाउसिंग मार्केट का क्रैश था यूएस का, ग्लोबल लेवल पर रिसेशन ले आया था वो, राइट। सो ग्लोबल इवेंट्स का इंडिया के इवेंट्स पर असर पड़ेगा और इंडिया के इवेंट्स का हिमाचल के इवेंट्स पर असर पड़ेगा। सो वी नीड टू क्रिएट दैट फनल, राइट। सो दैट इज द ग्लोबल मार्केट। और ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम यह है कि अगर एक देश सफर करता है, एक देश में अगर, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज में या किसी रीजन में प्रॉब्लम है, तो उसका पूरे ग्लोबल लेवल पर असर पड़ेगा। हम देख रहे हैं, है ना, गल्फ कंट्रीज में इस समय जो है वो क्या इश्यू चल रहा है, ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद इजराइल एंड यूएस, उसका असर ऑब्वियसली हमें इंडिया की इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर का जो है वो इनिशियली, अब तो चलो बहुत ज्यादा उसको मैनेज कर लिया गया है, लेकिन इनिशियली रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो यूरोप पर, क्योंकि वो उसके नजदीक है, तो यूरोप में जो है वो बहुत इंपैक्ट देखने को मिला था। इंडिया में इतना इंपैक्ट नहीं था, लेकिन यूरोप के नजदीक है, तो यूरोप में बहुत इंपैक्ट था उसका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक आखिर है क्या। ग्लोबल ग्रोथ क्या, ग्लोबल लेवल पर कितना जो है हम ग्रो करने जा रहे हैं। नाउ इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी 2026 में 3.3%, 2000 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमी 3.3% के रेट से इंक्रीज करेगी, ग्रो करेगी। और 2027 में वर्ल्ड इकोनॉमी विल ग्रो विद द रेट ऑफ 3.2%, यानी कि 2027 में आपको डिक्लाइन जो है वो तो नजर आएगा। नाउ दीज आर द टाइप ऑफ फैक्ट्स जो कि डायरेक्ट, जो हमारा कमीशन है हिमाचल का, वो डायरेक्ट जो है वो एग्जामिनेशन में पूछता ही है इस तरह के फैक्ट्स। 2026 से 27 में क्या क्या चेंज आएगा, 3.3 से 3.2%। ठीक है, कितना चेंज आएगा, 0.1% का डिक्रीज है, राइट। सो और बिल्कुल एग्जैक्टली हमें याद रखना पड़ेगा, ये बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएगा, कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, घबराइए मत आप। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये 3.3% होता क्या है, क्योंकि कई बच्चों को ये चीज समझ नहीं आता कि 3.3% क्या है। तो सपोज करो कि पूरी दुनिया एक साल में 100 लाख करोड़ डॉलर का प्रोडक्शन कर रही है, कोई भी चीज जो प्रोड्यूस कर रही है या सर्विसेज दे रही है, उसका टोटल जो कॉस्ट बन रहा है वो 100 लाख करोड़ डॉलर का बन रहा है एक साल में। और अगले साल अगर 103.3 लाख करोड़ डॉलर का होगा, यानी 100 लाख करोड़ डॉलर से 103.3 बढ़ गया अगर अगले साल, तो इसे कहेंगे आप 3.3% का इंक्रीज, राइट। और फिर 103.3 का 3.2% जो है वो कम होगा
27 में। ऐसा नहीं होगा कि 100 से 102 100 103.2 हो जाएगा, नहीं, दिस इज रॉन्ग। 103.3 का 3.2% डिक्रीज होगा। आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कैलकुलेट करके, अभी मैं यहाँ कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगा, लेकिन आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि 103.3 का 3.2% जो है वो कितना होगा। सो दैट विल बी द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द वर्ल्ड इन 2027। सो दिस इज, ये 100 जो लिया है ये मैंने बिल्कुल इमेजिनरी नंबर है, दिस इज नॉट करेक्ट, बट जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको। नाउ ग्रोथ का मतलब जो है वो होता क्या है? ग्रोथ का मतलब पैसा नहीं होता, ग्रोथ का मतलब है ये कि पैसा ज्यादा आ रहा है, ये मतलब नहीं है ग्रोथ का। ग्रोथ का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। अब अगर प्रोड्यूस आप ज्यादा कर रहे हो, सर्विसेज ज्यादा दे रहे हो, यानी कि ज्यादा लोग एम्प्लॉयड भी होंगे, यानी कि जॉब ज्यादा हुई। अगर ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उनको पैसा भी ज्यादा दिया जाएगा, यानी कि इनकम भी बढ़ेगी, ज्यादा बिजनेस भी होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो ग्रोथ का मतलब केवल पैसा बढ़ना नहीं होता, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा जॉब्स, ज्यादा इनकम, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा इन्वेस्टमेंट। 5 चीजें याद रखनी है आपको, राइट। नाउ सवाल अब नेक्स्ट ये है कि ये ग्लोबल लेवल पर ग्रोथ जो है वो बढ़ क्यों रही है, और हम अगले साल डिस्कस करेंगे कि ये डिक्लाइन क्यों कर गई, है ना। क्योंकि अगले साल के लिए 3.2 अभी ये प्रोजेक्ट किया गया है, ये 3.2 है, ये प्रोजेक्शंस हैं अभी फिलहाल। सो व्हाई इज द ग्लोबल ग्रोथ इंक्रीजिंग, क्या कारण है इसके? तो सबसे पहला कारण है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो कम हो रही है। द फॉलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, एक एक करके समझते हैं सारे कारणों को ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइसेस का बढ़ना। क्या मतलब हुआ? मान लो कि कोई एक बर्गर आप खा रहे हो 100 रुपए का है, या कोई भी चीज आप खा रहे हो वो 100 रुपए की, कोई पिज्जा खाया आपने 100 रुपए का ना, अगले साल वही पिज्जा जो है वो 110 रुपए का हो गया, तो प्राइस बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया, ये इन्फ्लेशन है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या, इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ग्लोबल इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रही है। तो क्या इसका फायदा हो रहा है? यस। अगर महंगाई कम होगी और लोगों की पेस, यानी कि अगर वही बर्गर पहले 100 का था फिर 110 का हुआ, अब 110 से वो 90 का आ गया, है ना। हमें वो 10 रुपए महंगा क्यों लगा? क्योंकि हम उस बर्गर, उस पिज्जा को खरीदने के लिए केवल 100 रुपए खर्च कर सकते थे, लेकिन अब वो 110 का हो गया। लेकिन अब उसका रेट 110 से 90 पर आ गया। खर्च कर सकते थे 100, लेकिन आ गया 90 पे, यानी अब हमारी वो बजट के अंदर आ गया। यानी कि क्या बढ़ गई? हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई, क्योंकि अब हमारे पास वो 10 रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जिससे हम, हो सकता है कि उसके 10 रुपए के जो है वो साइड में हम फ्रेंच फ्राइज खरीद ले, या 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले ले, या 10 रुपए में आता ही क्या है, लेकिन एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना आप। सो क्या बढ़ गई? हमारी परचेसिंग पावर इंप्रूव हो गई। परचेसिंग पावर इंप्रूव हो गई तो कंपनीज ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि कंपनीज को भी नजर आ रहा है ना कि लोगों के पास पैसा बच रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, लोग ज्यादा खरीदेंगे, और इकोनॉमी जो है वो इससे क्या होती है? फास्ट ग्रो करती है, राइट। तो सबसे पहला कारण जो है ग्लोबल, व्हाई इज द ग्लोबल ग्रोथ इंक्रीजिंग, जिसमें क्या है? द डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, नोट्स बनाते चलो, ये तो मैंने केवल हेडिंग्स लिखी है, इसके अंडर जो सब हेडिंग्स बना रहा हूं उसको नोट करते चलो। दूसरा कारण जो है वो क्या हो सकता है? दूसरा कारण है स्ट्रॉन्ग डिमांड। अगर लोगों के पास पैसा बच रहा है, डिमांड का मतलब क्या होता है? लोग चीजें खरीदना चाहते हैं। जो 100 रुपए का बर्गर था, 100 रुपए का बर्गर था या पिज्जा था, वटेवर, 100 रुपए की कोई भी चीज थी, वो 110 की हो गई पहले, लेकिन अब वो 90 की हो गई है। उसको खरीदने की हमारे पास बजट था केवल 100 रुपए, अब हम 90 में खरीद रहे हैं, यानी 10 रुपए बच रहा है, यानी 10 रुपए हम कहीं और भी खर्च कर सकते हैं, यानी कि हम चीजें खरीदना चाहते हैं, राइट। लाइक सपोज करो, 100 लोग जो 100 पीपल, 100 लोग मार्केट में जो है वो आए, सबने मोबाइल, सबने 100 के 100 लोगों ने मोबाइल खरीदा ना, इससे कंपनी का प्रॉफिट हुआ, कंपनी का प्रॉफिट आया और पैसा आया, कंपनी जो है वो और ज्यादा फोन बनाएगी। इसके लिए कंपनी जो है वो अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड करेगी, फैक्ट्री एक्सपेंड करने के लिए उसको वर्कर्स और हायर करने पड़ेंगे, इससे इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो और ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास, इससे डिमांड और बढ़ेगी, राइट। तो ये बेसिकली क्या है? एक साइकिल देख रहे हैं आप, इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर एक बार ग्रोथ शुरू हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, बिकॉज वो एक साइकिल क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो पहला तो कारण क्या था? दैट वाज डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। दूसरा, दी स्ट्रॉन्ग डिमांड, ठीक है। तीसरा कारण क्या है? थर्ड रीजन इज टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब में दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि एआई डेटा सेंटर्स जो है वो बनने लग पड़े हैं। नाउ टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाती है। एग्जांपल देखते हैं, पहले एक वर्कर अगर था, कोई भी एक मजदूर था, वो 100 जो है वो शर्ट बनाता था, जब हाथ से अगर बना रहा है तो, ठीक है, लेट्स से एक महीने में 100 शर्ट बना रहा है। लेकिन मशीन आ गई तो अब वही वर्कर एक महीने में 500 शर्ट बना रहा है, तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया एक महीने में क्यों, अब हो सकता है कि एक दिन में 500 शर्ट बना रहा है, राइट। तो इससे क्या हो गया? कई फोल्ड जो है प्रोडक्शन बढ़ गया। इसी को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बोलते हैं, कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अब एआई ने जो है वो हमारे काम जो है वो आसान कर दिए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे
पीपीटी बनानी होती थी, अगर कोई लेक्चर लेना है, पीपीटी बनानी है, तो ये जो ग्राफिक्स मैंने लगाए हैं इस पीपीटी में, ये ग्राफिक्स लगाने के लिए काफी टाइम लगता था। ठीक है, ये जो लिखा है ये तो चलो मैंने टाइप किया है खुद से, लेकिन जो ग्राफिक्स बनाए हैं इसमें काफी समय लगता था। राइट, लेकिन अब आपको सिर्फ एआई को, चैट जीपीटी, अदर जो भी एआई मॉडल्स है, उनको सिर्फ बोलना है कि भैया मुझे ऐसे करके एक पीपीटी या ये ग्राफिक्स बना कर दे दो, और वो तुरंत बना देगा विद इन मिनट्स ऑफ सेकेंड्स। राइट, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। सो टेक्नोलॉजी ने जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। ये पॉइंट्स ध्यान से इनको लिख के रखो, यही पॉइंट्स आपको याद रहेंगे अगर क्लास के बाद। एक मंत्र दूंगा कीवर्ड राइटिंग का, खासतौर पर जो एचएस मेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो एक मंत्र दूंगा आपको मैं आंसर राइटिंग को सुधारने का, आज की क्लास के लास्ट में दूंगा मंत्र वो। ठीक है, सो देखते रहो इसे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सपोर्टिव फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये सपोर्टिव फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है, सरकार को भी तो नजर आ रहा है ना कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। राइट, तो ये जो दोनों टर्म्स है, स्टूडेंट्स को जो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती होंगी, लेकिन बहुत ईजी है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को पैसा कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है हमसे। राइट, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, रोड बनाएगी या नहीं, स्कूल बनाएगी या नहीं, हॉस्पिटल बनाएगी या नहीं, ये सारी चीजें जो है वो फिस्कल पॉलिसी के अंडर आती है। राइट, जिसे जो है वो गवर्नमेंट हैंडल करता है, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का बेसिकली वॉलेट है, बटुआ है। राइट, दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कितना इंटरेस्ट रेट लगाना है, लोन महंगा करना है या सस्ता, मार्केट में पैसा कितना रहेगा, डॉलर डॉलर खींचना है या डॉलर बाहर निकालना है मार्केट में, गोल्ड खरीदना है या गोल्ड बेचना है एज अ कंट्री। राइट, तो ये सब कौन कर रहा है, ये सब आरबीआई कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो बैंकिंग सिस्टम का रिमोट कंट्रोल, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम का रिमोट कंट्रोल होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और इंडिया में जो बाकी सारी चीजें हो रही है, यानी कि रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी, कितना नहीं, खर्चा कितना करना है, कितना नहीं, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना है, नहीं बनाना, ये सब गवर्नमेंट हैंडल करती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैंडल करती है। ये है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो सपोर्टिव फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि दोनों सपोर्ट कर रही है प्रेजेंट टाइम में, फिस्कल पॉलिसी भी और मॉनेटरी पॉलिसी भी। राइट, जिस वजह से ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। तो अगला पॉइंट जो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, दैट इज सपोर्टिव फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, ये मेंस के लिए क्वेश्चन बन रहा है, मेंस के लिए पॉइंट्स दिखा रहा हूं आप लोगों को मैं ये। लेकिन प्री के लिए भी बनेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम प्री के लिए भी आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, बहुत है, दुनिया भर के पॉइंट्स है। अनदर फैक्टर आप कह सकते हैं अकोमोडेटिव फाइनेंशियल कंडीशंस। ठीक है, नाउ सर्वे कह रहा हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये जो नाम आपको देख सुनने को मिल रहा है अकोमोडेटिव फाइनेंशियल कंडीशंस, ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। इमेजिन करो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और बैंक बोलता है कि आपको हम 6% पे लोन देंगे, लोन इजीली मिल गया, आप बिजनेस बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, फैक्ट्रीज जो है वो इससे बढ़ती हैं, जॉब क्रिएट्स होती हैं। राइट, लोगों के पास पैसा आता है, पैसा आता है तो लोग और खरीदते हैं, फैक्ट्रीज और प्रोड्यूस करती है। ये है अकोमोडेटिव फाइनेंशियल कंडीशंस, यानी कि ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस जो कि ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब मार्केट में पैसा अवेलेबल है, लोन्स भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, और लोगों की कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ रही है। राइट, लेकिन मैंने आपको इतना सारा कुछ तो बता दिया ये, लेकिन ये क्या ये परफेक्ट है, क्या कोई रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है, या सब कुछ जो है वो जॉली जॉली एकदम बढ़िया चल रहा है? नहीं, रिस्क है, बहुत बड़े रिस्क इन्वॉल्व है, इनफैक्ट दो बड़े रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहला है द जियो पॉलिटिकल टेंशंस। लोग जो आज तो जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो काफी इफेक्टिव हो गई है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। ठीक है, 8 कंट्रीज के पास है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे किस किस के पास है। राइट, लेकिन देयर वाज अ टाइम कि जब सिर्फ यूएस के पास था, और यूएस खुलेआम धमकियां दिया करता था सबको कि हमारी बात मानो नहीं तो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। एंड इट वाज मतलब जस्ट 1945 के बाद की बात है, जब उन्होंने जापान पर न्यूक्लियर बम्स गिरे थे। उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट बाद 1 से 1.5 डेकेड जो है वो खुलेआम यूएस धमकियां दे रहा था सभी कंट्रीज को कि बात मान जाओ नहीं तो बम फोड़ देंगे तुम पर। वो तो रशिया ने जब डेवलप किया तो एक जो है वो काउंटर बैलेंस डेवलप हुआ दुनिया में, लेकिन लगभग 1 डेकेड तक जो है वो यूएस ने खुलेआम धमकियां दी हैं। राइट, अब जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस इफेक्टिव हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो न्यूक्लियर की धमकी से ज्यादा जो है वो बड़ी धमकी सैंक्शंस की लगती है, कि मान जाओ नहीं तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, मान जाओ नहीं तो तेल रोक देंगे, मान जाओ नहीं तो एआई रोक देंगे तुम्हारी, मान जाओ नहीं तो इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, मान जाओ नहीं तो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है कंट्रीज के बीच में, जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक रशिया यूक्रेन में, इसराइल हमास में, ईरान इसराइल में, यूएस चाइना में, इंडिया पाकिस्तान में, और अगर कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, मैं फिजिकल वॉर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली भी अगर लड़ रही है, हार्ड पावर का अगर यूज कर रही है, सॉफ्ट पावर का भी यूज कर रही है, इससे ट्रेड रुकता है, ऑयल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो जाती है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है
दूसरा रिस्क है टेक्नोलॉजी से जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी। आज सब लोग एआई को फ्यूचर मान रहे हैं, फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर इज नाउ। एआई ने बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नाउ अगर कंपनीज ने बहुत बड़े लेवल पर एआई पर इन्वेस्टमेंट कर दी और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एआई से अगर वो नहीं मिला, क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स अभी आजकल बहुत हॉट है ये डिबेट, एआई डेटा सेंटर्स जो है वो फ्रेश वाटर को यूज कर रही है अपने आप को कूल करने के लिए, राइट। इससे जो है वो लोगों के फ्रेश वाटर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि मुंबई में जो है वो कुछ ही दिनों का फ्रेश वाटर बचा है। सो अगला जो ग्लोबल क्राइसिस है वो फ्रेश वाटर पर होने वाला है, और एआई जो है वो बहुत बड़े लेवल पर फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट है। और लोग अगर बहुत बड़े लेवल पर एआई पे इन्वेस्ट करते जाएंगे और इस तरह की प्रॉब्लम फ्रेश वाटर की इशू से अगर एआई स्टेबल तरीके से काम ना कर सकी और ये अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो हो गया, ग्रोथ जो है वो कम हो गई, राइट, तो इससे जो है वो फ्यूचर में पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो फ्यूचर की इकोनॉमीज पर पड़ेगा, राइट। तो कई तरह की अनसर्टेनिटीज जो है वो अभी मौजूद है हमारी इकोनॉमी को, ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमीज में। उसके अलावा यूएस टैरिफ्स की बात करें, राइट। नाउ ट्रंप साहब जो है वो आकर सामने कुछ भी बोल देते हैं कि इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे, 125%, 100%, 85%, 80%, लेकिन फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आती है और फिर रोक लेती है। ठीक है, ट्रंप सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए और अपने वोटर्स को अपील करने के लिए बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन यूएस का सुप्रीम कोर्ट आके इंटरवीन कर देता है। लेकिन स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स ने नए टैरिफ मेजर्स लगाए हैं और पहले से सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ ये होता क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट पे टैक्स। अगर इंडिया यूएस में ट्रेड करना चाहता है तो यूएस जो है वो, अगर इंडिया यूएस में कोई सामान बेचना चाहता है तो यूएस के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, राइट। मान लो अगर यूएस में गाड़ियां बन रही हैं, अगर इंडिया में बनी हुई गाड़ी भी अगर यूएस में बिकनी शुरू हो गई तो यूएस के डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सॉरी सॉरी सो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस जो है वो इंडिया के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएगा, महंगा कर देगा। ठीक है, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देगा। तो वही यहां पर किया भी है, 10 से 20% जो है वो इंपोर्ट टैक्स कई कंट्रीज पर जो है वो यूएस ने बढ़ा दिया है। दिस इज दी इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि टैरिफ जो है वो 10% टू 20% जो है वो इंक्रीज किए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है, कुछ ग्राफ्स जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। लेट अस लुक एट दोस ग्राफ्स। अब यहां पर एक और चीज, ग्राफ से पहले जीडीपी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ना हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे में, ये ना जनवरी का डॉक्यूमेंट है तो इसमें डेटा जो है वो लेटेस्ट डेटा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया की जीडीपी के हिसाब से रैंक जो है वो दी गई है 4th इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये है प्रेजेंट डेटा। जो नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग है 2026 की आईएमएफ के एस्टिमेट्स के हिसाब से, सो इंडिया करंटली रैंक्स एज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द नॉमिनल जीडीपी टर्म्स with an estimated value of 4.15 trillion nominal GDP. However, when measured by purchasing power parity, which adjusts for domestic cost of living, India ranks as third largest economy. So अभी फिलहाल रैंकिंग क्या चल रही है? यूनाइटेड स्टेट एट नंबर 1, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, राइट। ये प्रेजेंट है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो जर्मनी में निकला था उनके अकॉर्डिंग रैंक क्या है? उनके अकॉर्डिंग ये रैंक है यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया और फिर उसके बाद जापान एंड यूके। ठीक है, तो ये रैंकिंग है। चौथी रैंक जो है वो इंडिया की बताई है इकोनॉमिक सर्वे ने। अब सवाल ये है कि सर अगर एग्जाम में आएगा तो हमें क्या लिखना है वहां पर, हमें किस पर गोला भरना है? तो अगर सवाल ये आए अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 25-26 ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर तो ये लिखा होगा क्वेश्चन में, तब तो आप लिखेंगे कि 4th रैंक भैया, क्योंकि डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है वो रैंक क्या है, 4th। अगर इकोनॉमिक सर्वे मेंशन्ड नहीं है तो जब भी पेपर होगा उससे पहले जो है वो आपको देख लेना है कि भैया लेटेस्ट जो है वो रिपोर्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो कितना है, इंडिया का रैंक 6th है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रैंक्स जो है वो ये चेंज होती रहती है, रिपोर्ट्स जैसे नहीं आती है चेंज होती रहती है। और पेपर जरूरी नहीं है कि जिस समय पेपर सेट हुआ हो उस समय रैंक जो है वो जो हो वही रैंक जो है वो पेपर जिस समय हो रहा है उस समय भी हो। यानी लेट्स से अगर पेपर लेट्स से मार्च में सेट हुआ है ना, और पेपर हो रहा है जुलाई में, तो 3-4 महीने हो सकता है रैंक बदल जाए। ठीक है, तो ये बात जो है वो एग्जामिनर भी समझते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि आपको कंफ्यूज ना करें और वो मेंशन कर देंगे। अगर वो जीडीपी पूछ रहे हैं या रैंक्स वगैरह पूछ रहे हैं तो वो मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि जनवरी में जब इकोनॉमिक सर्वे आया है तो वो डेटा जो स्टैटिक हो जाएगा, वो अब डायनामिक नहीं है, वो करंट अफेयर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ड समझने हमें कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो क्या होती है। उसके लिए हमें जीडीपी समझना पड़ेगा कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को इंडियन इकोनॉमी से समझाऊंगा तो वहां थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जीडीपी बेसिकली बेसिक अगर मैं बताऊं तो क्या है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
यानी कोई भी एक देश किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। फाइनल नंबर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस किया, उससे जितना भी पैसा बना, आसान भाषा में बताऊं, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज से पैसा, टोटल पैसा जो बनाया, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल। नाउ दो कॉन्सेप्ट आए कि एक तो नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया की रैंक 6th है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की रैंक जो है वो 3rd है। इससे ऊपर जो है वो 2nd पे यूएस है, और पहले पे जो है वो चाइना है। ठीक है, पीपीपी के हिसाब से ये है डेटा, और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से क्या है, 6th रैंक है। तो नॉमिनल जीडीपी बेसिकली इस समय यूएस डॉलर और इंडिया की रुपी का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, 100 रुपया। ठीक है, लेक्स से 100 रुपया है, तो इंडिया की जीडीपी रुपए में जितनी भी होगी, उसको डॉलर में प्रेजेंट कन्वर्जन रेट के हिसाब से जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे, तो डॉलर में कन्वर्ट होकर आ जाएगी वो 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट। तो प्रेजेंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, उसे कहते हैं आप नॉमिनल जीडीपी। तो उस हिसाब से हम किस रैंक पे हैं, 6ठी रैंक पे। ठीक है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो इंडिया का या यूएस, इंडिया का जो 100 रुपया है और यूएस का अगर $1 है ना, ये चल रहा है लेट्स से एक्सचेंज रेट, तो इंडिया के 100 रुपए में आप इंडिया में क्या खरीद सकते हो, वर्सेस यूएस के $1 में आप यूएस में क्या खरीद सकते हो। तो लगभग आप इस तरह मानिए कि इंडिया के 25 रुपए में जो आप सामान खरीद सकते हो ना, वो यूएस के $1 में खरीद पा रहे हो। ठीक है, लेट्स से अगर एक कॉफी का कप अगर 25 रुपए का है, तो यूएस में वही कॉफी का कप $1 का होगा। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज रेट क्या है, 100 का है। यानी अगर कोई $1 कमाकर इंडिया में आ जाए और उसको 100 में कन्वर्ट कर ले, तो वो यूएस में बैठकर सिर्फ 1 कप कॉफी पी सकता था, लेकिन इंडिया में वो 4 कप कॉफी पी सकता है। यानी कि अगर हम कन्वर्जन रेट के हिसाब से देखें, तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो इंडिया की बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना आप? इसीलिए इंडिया का रैंक जो है वो 3rd है। क्यों? क्योंकि $1 में यूएस में आप कह सकते हैं यूएस महंगा एज कंपेयर टू इंडिया। यूएस में $1 में आप 1 कप कॉफी का खरीद पा रहे हो। $1 का नहीं, एक्चुअली $5-6 का 1 कप कॉफी है वहां पर। और $5-6 का 1 कप, $5-6 इंडिया के 500-600 रुपए का 1 कप है। और 500-600 रुपए में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप हाई एंड एस्टेब्लिशमेंट्स में जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर $500 का कॉफी का कप होगा, इंडिया में भी। लेकिन अगर आप जनरल लोकल मार्केट में देखेंगे, तो आपको 500-600 में जो है महीने भर की कॉफी आपको पीने को मिल जाएगी, राइट। और अगर आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स में यूएस में जाएंगे, तो वहां पर हो सकता है कि $5 या 20, 25, 60, $70 का भी कॉफी का कप हो। समझ रहे हैं? So, इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वो 3rd है। क्यों? क्योंकि 25 रुपए, यानी कि जो चीज आप यूएस में $1 में खरीद पा रहे हो, वही चीज आप इंडिया में 25 रुपए में खरीद सकते हो। यानी जो चीज आप यूएस में एक बार खरीद पा रहे हो $1 में, वही सेम चीज आप इंडिया में 4 बार खरीद सकते हो $1 में। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे टूरिस्ट लोग इंडिया में जो है वो फॉरेनर्स क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत चीप ट्रेवल है यहाँ पर, उनको बहुत सस्ता लगता है। वो यहाँ यहाँ आते हैं, वो एक बियर का मतलब मान लो एक बियर का कैन लिया, बियर का कैन लेट्स से कितने का होता है, 200-250 रुपए जितने का भी होता है, लेट्स से 200 रुपए का है बियर का कैन। ठीक है, तो उनको लगता है कि यार मेरे तो सिर्फ $2 गए और मेरे को बियर का कैन आ गया। ठीक है, हमें लगता है 200 रुपए में आया, उनको लगेगा कि $2 में आ गया, जबकि उनको वहां पर यूएस में वो 6 या तो $8 में मिल रहा है, राइट। तो उनको यूएस के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है इंडिया, राइट। लेकिन तेल महंगा लगता है उन्हें यहाँ, क्योंकि तेल वहां सस्ता है, क्योंकि उनके पास कुएं ज्यादा है तेल के। अब कुछ ग्राफ्स जो है वो मेंशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में। सो रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस ऑफ सिलेक्टेड इकोनॉमीज 2025, 26 और 27। 2025 में क्या रहा, 2026 में क्या रहने वाला है, और 2026 में क्या रहेगा, तो ये प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2025 में 7.3% के हिसाब से इंडिया जो है वो ग्रो करा, जीडीपी क्या रही, 7.3% से ग्रो करी। 2026 में घटकर जो है वो 6.4 हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन है। और 2027 के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। और आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा, सो दैट इज व्हाई कहा जाता है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। क्यों कहा जाता है, ये ग्राफ में आपको क्लियरली नजर आ जा रहा है कि 2025 में 7.3% के हिसाब से ग्रो कर रही थी इंडिया, लेकिन 2026 में 6.4 करेगी। सेकंड नंबर पे था, क्लोज था, चाइना। लेकिन आप जो डेवलप्ड इकोनॉमीज देखेंगे, जर्मनी की देखा तो 0.2% ही ग्रो कर रहा है, तो उसके बाद आगे 0.7 एंड 0.7 करेगा आगे, राइट। रशिया को देखेंगे तो 0.6, जापान को देखेंगे 1.1, ठीक है, चाइना देखेंगे 5, यूएस 2.1। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया, जबकि ये इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है,
इनका पर पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि स्टिल इंडिया में जो है वो ग्रोथ ज्यादा हो रही है? इसका जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट में बताइए मुझे। अदरवाइज मैं इस क्लास के लास्ट में इस सवाल का जवाब दूंगा, या मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता ही हूँ कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। ये पूरा खेला जीडीपी का अच्छे से समझाता हूँ अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट एक और ग्राफ जो है वो मेंशन है, वो है एवरेज एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया के लिए याद रखना है स्पेशली, कि 25 में यानी कि 7.3 से 6.4 से 6.4, यानी कि अगले 2 साल चेंज नहीं होगा, तो 6.4 जो है वो एस्टिमेटेड है ग्रोथ रेट। ठीक है, अब ये देखेंगे कि एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ पिछले 25 सालों में जो है वो क्या रहा बड़ी इकोनॉमीज का, जिसमें आप देखेंगे कि चाइना ने कंसिस्टेंटली 8% से ग्रो किया है। राइट, ये एवरेज है, क्योंकि कुछ 2008 के दौरान डिक्रीज हुआ होगा, फिर 2011-12 में फिर बूम हुआ होगा, फिर कोविड के दौरान फिर डिक्रीज हुआ होगा, फिर 23-24 या 24-25 में फिर बूम हुआ है। सेम गोज फॉर इंडिया, बट एवरेज अगर निकालते हैं तो 6.4 है, तो इंडिया का ज्यादा दूर नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डबल डिजिट होना चाहिए अगर इंडिया को या किसी भी इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है इन अ कपल ऑफ डेकेड्स, इन फ्यू ईयर्स, तो उनको एटलीस्ट 2 या 3 डेकेड्स तक डबल डिजिट में ग्रो करना पड़ेगा। यानी अगर इंडिया 11, ज्यादा नहीं, अगर इंडिया 11 या 12% की ग्रोथ जो है वो 20 साल तक करता है तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे। जैसे अभी टारगेट है ना कि 2000 इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है कि 2047 तक जो है वो एक मिडिल इनकम इकोनॉमी जो है वो हम बन जाएंगे, यानी कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट है 2047 तक। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कैसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे? अगर हम क्या करते हैं, डबल डिजिट में जो है वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन पिछले 25 साल में अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो केवल 6.4% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। हमें इसको 11 यानी कि ऑलमोस्ट इसको दुगना करना है, हमें हमें 11 से 12-13% जो है वो ग्रोथ रेट लेकर आना है। और अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे तो डिक्लाइन हुआ है उल्टा, कहाँ से कहाँ आ गया, 7.3 से 6.4 पर एस्टिमेटेड है, और अगले साल के लिए जो है वो स्टेग्नेशन बताया जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आज की क्लास में नहीं समझेंगे, दिस इज जस्ट, ये तो जनरल रिव्यू है। अब आगे आने वाले मैंने आपको बोला 15 के आसपास, 12, 13, 14, 15 के आसपास जो है वो टोटल 18 चैप्टर है। टोटल 18 चैप्टर है, तो 13-14 सेशंस तो मैं लूंगा ही, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी कहानी। रशिया की बात देखें तो रशिया एवरेजली 3, यूएस से स्लो कर रहा है, कनाडा। तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो बड़ी इकोनॉमीज है ये इतना स्लो क्यों ग्रो कर रही है? लाइक जापान की बात करें तो 0.6% से ही क्यों ग्रो कर रहा है पिछले 25 सालों से? या यूएसए 2.1% से ही एवरेजली क्यों ग्रो कर रहा है पिछले 25 सालों से? अगर इसका जवाब है आपके पास तो अभी कमेंट में मेंशन करो, अभी बिल्कुल वीडियो को पॉज करके कमेंट में मेंशन कर दो, नहीं तो इस क्लास के लास्ट में जो है वो सवाल का जवाब दूंगा क्या है इसका आंसर। सो दैट इज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेंशन है। ये ग्राफ्स वगैरह आपको याद रखने हैं, ये नंबर आपको याद रखना है। चाइना का कितना है, इंडिया का 6.4%, राइट, एवरेज है 6.4। आपको ऐसे याद रह जाएगा कि अगले 2 साल के लिए प्रोजेक्टेड भी 6.4 ही है ग्रोथ रेट। ठीक है, या वो एवरेज के हिसाब से उन्होंने रखा है, दैट इज समथिंग। नाउ अब हमें ऑब्वियसली हमें वर्ल्ड लेवल पर समझ आ गया, अब हमें समझना है ग्लोबल इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है और उसका मेजर रिस्क क्या है। ठीक है, और हमें देखना है कि कैसे इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब इंडियन इकोनॉमी समझनी है, हमें बेसिक समझना है। और इस इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के थ्रू इंडिया की पोजीशन को हमें डिटेल में समझना है। राइट, नाउ इस पूरी दुनिया में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि इस पूरी दुनिया में इंडिया की पोजीशन क्या है। क्या इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री है जो कई सालों से हम सुन रहे हैं, या दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ इंडिया बढ़ रहा है? इसका आंसर हमें इकोनॉमिक सर्वे में क्या मिलता है, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिया की जो है वो पोजीशन क्या है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया हैज नाउ बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कौन सी बन गई है, क्या पोजीशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, जबकि मैंने आपको बताया कि दैट इज नॉट करेक्ट, 6th है। अब हम गिर गए, हमारा हम 2 पायदान नीचे आ गए हैं। उसका कारण क्या है वो इकोनॉमिक्स की क्लासेस में डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि हम क्यों जो है वो 2 पायदान नीचे आ गए। बट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो 4th लार्जेस्ट है। अगर पेपर में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप 4th मार्क करके आएंगे वहां पर। राइट, लेकिन 4th भी उस समय एक बड़ी अचीवमेंट क्यों थी? क्योंकि कुछ साल पहले, उससे पहले इंडिया टॉप 10 में था, फिर टॉप 6 में आया, टॉप 5 में आया, फिर टॉप 4 में गया। धीरे धीरे हम बेटर होते जा रहे हैं, लेकिन अब फिर टॉप 6 में आ गए। बट नो डाउट हम फिर वापस टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 तक पहुंचेंगे। और ये इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि अगर ग्रोथ इसी तरह कंटिन्यू रही तो इंडिया जल्दी फिर टॉप 3 तक भी पहुंच जाएगा, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाएगा। राइट, इसके बाद सिर्फ 2 कंट्रीज हमसे आगे होंगी, वो है
यूएस और चाइना जो कि हमसे बहुत दूर है, उनके और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है उनकी इकोनॉमी में। इंडिया की 4.5 ट्रिलियन और यूएस की 32.38 ट्रिलियन, सो देयर इज अ ह्यूज गैप। ठीक है, हम जर्मनी को सरपास कर देंगे, लेट्स से 2030 तक, लेट्स से हमने जर्मनी को सरपास कर दिया और 4.5 ट्रिलियन से हमने ज्यादा ग्रो किया, बिकॉज हमारा ग्रोथ रेट जर्मनी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। ठीक है, देखिए जर्मनी जो है वो कितना परसेंट पे ग्रो कर रहा है, जर्मनी पिछले 25 सालों से 1% पे ग्रो कर रहा है और हम पिछले 25 सालों से 6.4 पर कर रहे हैं। तो यस, अगले 5-6 साल में हम जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन उसके बाद यूएस और चाइना के पास लगने में हमें बहुत समय लगेगा। ठीक है, बट होपफुली वी विल नेक्स्ट, लेट्स से 1 सेंचुरी में, अगले 100 साल में इंडिया जो है वो ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बनेगा वर्ल्ड की। वी कैन होप दैट। लगेगा इसमें 100 साल लग जाता है। ठीक है, अमेरिका को 200-250 साल हो गए हैं बने हुए, इंडिया को अभी 70-80 साल ही हुए हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि दुनिया किस नजरिए से हमें देख रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इकोनॉमी को, ये बड़ा, इतना बड़ा जो है वो मेजर कैसे करते हैं। तो इकोनॉमी मेजर कर रहे हैं हम किसके हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से। तो हमें यहाँ पहले अब समझना है कि जीडीपी क्या बला है। वैसे तो मैंने आपको बेसिक बताया ही कि जीडीपी क्या है, लेकिन फिर से देख लेते हैं व्हाट इज जीडीपी। तो इनफैक्ट मैं आपको ना एक बहुत गारंटी वाली स्टेटमेंट देता हूँ। अगर आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना, तो आधी इकोनॉमिक्स के खेल आप समझ गए। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम डिफिकल्ट लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आपको सपोज करना है कि एक कंट्री में सिर्फ 5 चीजें बनती है, मानकर चलो एक कंट्री में सिर्फ 5 चीजें बन रही हैं, कार्स, मोबाइल, गेहूं, वीट, मेडिसिन और सॉफ्टवेयर। ये 5 चीजें जो है वो एक कंट्री में बन रही हैं। और अगर एक साल में सबकी टोटल वैल्यू जो है वो 100 लाख करोड़ है, यानी कि ये 5 चीजें जो बन रही है टोटली 100 लाख करोड़ की बन रही है, तो हम कहेंगे कि उस कंट्री का जीडीपी जो है वो 100 लाख करोड़ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो जीडीपी क्या है कि एक साल में, एक साल कौन सा होता है वो, फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल टू अप्रैल कह लो, या मार्च 31 टू मार्च 31, मार्च 31 टू 1 अप्रैल, या 1 अप्रैल टू मार्च 31। राइट, सो अप्रैल टू अप्रैल फिस्कल ईयर है इंडिया में, या फाइनेंशियल ईयर है। सो जीडीपी क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर में एक साल में देश के अंदर प्रोड्यूस हुई सारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। अब यहां पर वर्ड सुना आपने, फाइनल, फाइनल गुड्स और उनकी टोटल वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। राइट, फाइनल गुड्स का मतलब, लेट्स से अगर एक बेकरी है, कोई भी बेकरी आपके आसपास होगी, और वो क्या बना रही है, ब्रेड बना रही है, तो उसने फाइनली एक साल में कितने ब्रेड बनाए ये काउंट होगा। लेकिन उस ब्रेड को बनाने के लिए उसने आटा जो है वो कितना यूज किया, कितने का खरीदा, वो काउंट नहीं होगा। वो ब्रेड की कॉस्ट में ही काउंट हो जा रहा है। ठीक है, वो अलग से काउंट नहीं होगा, यानी नहीं तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि वो आटा बनाया, क्योंकि बेकरी ने कहीं से तो आटा खरीदा ही होगा। ठीक है, क्योंकि किसी फैक्ट्री में तो आटा बना होगा, वो हिसाब जो है वो उस फैक्ट्री में लग जाएगा उस आटे का। राइट, अब उस फैक्ट्री वाले ने कहीं से गेहूं खरीदा होगा, वो हिसाब जो है वो लग जाएगा फार्मर से, यानी कि उस लेवल से जो है वो काउंट होगा, मतलब बीट का, और फिर फैक्ट्री के लेवल पर फ्लोर, और बेकरी के लेवल पर ब्रेड। और एचएस को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, घुमा फिरा कर जीडीपी जो है वो सवाल बनता है, और यूपीएससी के लिए भी बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। अब बात करते हैं इंडिया की। आई होप ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको जीडीपी समझ आया होगा। फाइनल गुड्स की बात चलती है, टोटल वैल्यू की बात चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं अब। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया का रियल जीडीपी जो है वो, ये रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहेगा। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट 2000 सॉरी जनवरी में आया है, तो इन्होंने मार्च तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 तक चला, ये डॉक्यूमेंट जनवरी में आया, तो इन्होंने एस्टिमेट दिया कि मार्च 31 तक 7.4% रहेगा। ठीक है, बजट जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर रिवाइज एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट, ठीक है, ये फाइनल रिवाइज एस्टिमेट, ये सारे वर्ड टर्मिनोलॉजी जो है वो बजट टॉपिक के अंदर समझाऊंगा आपको मैं। लेकिन अभी केवल इतना समझो कि अगर डॉक्यूमेंट जनवरी में आ रहा है, तो उसको पूरे फाइनेंशियल ईयर का हिसाब, कुछ एक एस्टिमेट जो है वो देना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो, सो FY 25-26 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी रहेगी, 7.4% रहेगी। ठीक है, इंडिया की, ऐसा कहा इस इकोनॉमिक सर्वे ने। राइट, उससे पिछले साल जो है वो 6.5% थी, यानी कि 24-25 में 6.5% थी। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि इंडिया और फास्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन अगले साल के लिए एस्टिमेट क्या दिए उन्होंने, अगले साल के लिए एस्टिमेट दिया है कि भैया 26-27 में जो है वो 6.4 की दर से
यानी कि यहाँ से कम हो जाएगी, क्योंकि ये एवरेज है। 6.4 इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स, तो उसके हिसाब से उन्होंने 6.4 जो है वो घटाकर बताया। लेकिन अगर आप 25 से 26 को देखेंगे तो ग्रो हमें करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल नंबर होगा 26-27 का, वो तो 27-28 में नजर आएगा, है ना। पिछले साल क्या हुआ है वो तो अगले साल नजर आएगा ना, जब हम बैठकर आराम से पूरे पिछले एक साल के जितने भी मतलब चेंजेस हुए इकोनॉमी को सबको स्टडी करेंगे, तब जाकर फाइनल नंबर बनेगा ना। तो अभी एस्टिमेट है वो एवरेज के हिसाब से रखा है 6.4, लेकिन ट्रेंड अगर आप देखें तो 6.5 से 7.4 ग्रो किया है, 7.4 से आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो एस्टिमेट दिया है 6.4, क्योंकि वो एवरेज है पिछले 25 सालों। आई होप इतना ये तो आप समझ गए, मुझे समझ आ गया, ये आपको लग गया पता। तो इंडिया जो है वो क्या है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, राइट। नाउ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें समझना है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ये सारी टर्म्स इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स और जो डेटा इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है वो मैं आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। जहां जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेटा जो जो बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन पोज किए हैं, बाकी सब में इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो लिखवाता जा रहा हूँ। उसके अलावा कुछ चार्ट्स एंड डायग्राम्स जो है वो मेंशन है, वो आपको देखने हैं ही। तो अब जो है वो स्टूडेंट्स का जो है फेवरेट कंफ्यूजन है ये, कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, राइट, डिफरेंस क्या होता है इनमें। तो एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो पिछले साल 100 मोबाइल जो है वो बनाए गए, और हर मोबाइल जो है वो 10,000 रुपए में बिका। तो टोटल जो है वो टोटल कितनी कीमत हो गई 100 मोबाइल की, जो 10,000 रुपए बिकी, तो जीडीपी कितनी होगी मोबाइल की, 10 लाख रुपया, राइट। वो पिछले साल की कहानी है ना। इस साल लेट से 100 मोबाइल फिर से बने, लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ाकर 10,000 से 12,000 कर दिया गया, राइट। अब जीडीपी कितने की हो गई, अब इस साल जो है वो 12 लाख की हो गई। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या क्या जीडीपी, क्या प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं। आप कहेंगे सर प्रोडक्शन तो सेम है, पिछले साल भी 100 फोन बनाए थे, इस साल भी 100 फोन बनाए हैं, लेकिन जीडीपी में इंक्रीज कैसे हो गया जब प्रोडक्शन सेम है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर सेम है तो जीडीपी में इंक्रीज कैसे हो गया, राइट। तो आपको यह समझना है कि जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता, प्राइस भी चेंज होता है। यहां पर क्या हुआ, प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ, प्राइस बढ़ गया, राइट। इसीलिए इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट जो है वो दो अलग अलग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। पहले वो कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो कि बनती है करंट प्राइस पर, राइट। यानी कि इस समय जो है वो की कोई भी लेट्स से जो फोन पिछले साल 10,000 का बिक रहा था, इस साल 12,000 का बिक रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी जो बनाई जाएगी वो करंट प्राइस के हिसाब से बनाई जाएगी, यानी कि किसी भी चीज का इस साल जो है वो प्राइस कितना है, राइट। तो करंट प्राइस जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, करंट प्राइस इंक्लूड होगा जिसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का नॉमिनल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 357.14 लाख करोड़ है। सो द नॉमिनल जीडीपी फॉर the nominal GDP of India for the financial year 2025-2026 is 357.1514 lakh crore, 357.14 लाख करोड़। ये डेटा है, आपको नोट डाउन कर लेना है। ये नॉमिनल जीडीपी जो है वो मेंशन है। अब ये करंट प्राइसेस के हिसाब से है, लेकिन जो रियल जीडीपी होती है वो बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होती है, ठीक है। जो रियल जीडीपी है इट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बेस ईयर, क्योंकि हर साल तो प्राइसेस चेंज होते जाते हैं। चेंज हो रहे नहीं, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है तो घट रही है, और ज्यादातर महंगाई बढ़ ही रही है। तो हर साल जो है वो सेम चीज के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे, तो हर साल आपको जीडीपी बहुत इन्फ्लेट होती हुई नजर आएगी, और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग नंबर हो जाएगा, राइट। इसीलिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि एक कोई बेस ईयर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे पहले 2011 था और अब बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया। मुझे कमेंट में बताएंगे अभी रिसेंटली बेस ईयर क्या रखा गया है, और उस साल के जो भी प्राइसेस थे जिस भी आर्टिकल के, जिस भी प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से अगले कई सालों की जीडीपी जो है वो कैलकुलेट होगी। यानी कि मान लो कि अगर 2022-23 का, अगर 2022-23 को बेस ईयर माना गया, और 2022-23 में किसी फोन का प्राइस जो है वो 10,000 था, लेकिन 2027 में उसका प्राइस जो है वो लेट्स से 12,000 आ रहा है। अभी प्रेजेंटली उस फोन का प्राइस 12,000 है, ठीक है। तो 2022-23 के बजट के हिसाब से 2027 में जो बजट है वो उसका नंबर बड़ा आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। लेकिन ये जो है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल इमेज जो है वो नहीं दे पाता किसी इकोनॉमी की, क्योंकि हर साल अगर इसी तरह हम प्राइसेस चेंज करते हुए अगर अपनी जीडीपी को इन्फ्लेट करते रहेंगे तो हमें डेवलपमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रोथ तो हम बड़ी बड़ी दिखा सकेंगे, लेकिन मार्केट इतना इन्फ्लेटेड होगा, उसका एक्चुअल असर जो है वो नीचे कुछ भी नहीं नजर आएगा मार्केट में।
ये कैसे होता है इकोनॉमिक्स की क्लास में समझाऊंगा. दिस इज नॉट द फोरम टू एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट, बट बिल्कुल बेसिक हल्का सा छू के निकल जाते हैं. ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, बेस ईयर सेट कर देते हैं कि 2027 में भी अगर कोई फोन बिका, ठीक है, वो बिका 12,000 के हिसाब से, लेकिन हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे 10,000 के हिसाब से, राइट. और बेस ईयर हमने लिया 2022-23 का. अब वो 2030 में भी अगर लेट्स से 2030 में उसका रेट जो है वो बिका 15,000 के हिसाब से, लेकिन हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे 10,000 के हिसाब से, ताकि एक मार्केट में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो बनी रहे. इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है. और भी कई एप्लीकेशंस हैं बेस ईयर के, जो कि इकोनॉमिक्स में आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं. दिस इज नॉट दी फॉरम फॉर दैट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी नॉमिनल जीडीपी एंड दी रियल जीडीपी. सो नॉमिनल जीडीपी क्या बता रहे हैं, 357.14 करोड़. रियल जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो हम हटा देते हैं. बेसिकली सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन देखते हैं. और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो रियल जीडीपी है इंडिया का वो 201.90 लाख करोड़ है. रियल जीडीपी कितना है, 201.90 लाख करोड़. ठीक है, जिसको ट्रिलियंस में कन्वर्ट करके फोर्थ रैंक जो है वो बताई है हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने. और ग्रोथ रेट कितना है, 7.4% है. ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, 7.4%. तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन. नाउ सिंपल जो है वो ट्रिक है याद रखने की. याद रखिए, नॉमिनल जीडीपी में प्राइस भी इंक्लूडेड है, महंगाई भी इंक्लूडेड है, और रियल जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्शन इंक्लूडेड है. उसमें जो प्राइस में इंक्रीज हुआ, जो महंगाई हुई, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और कई बार एचएस ने भी और यूपीएससी ने क्वेश्चन बार बार पूछा है. ठीक है, अब सवाल ये है कि इंडिया की ये ग्रोथ जो हमें देखने को मिल रही है क्यों हो रही है. ये सवाल पूछेगा एचएस, जरूर पूछेगा, व्हाई इज इंडिया ग्रोइंग सो फास्ट. क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार ग्रोथ दिखा दी है, तो ये ग्रो क्यों कर रहा है, इस पर सवाल जो है वो जरूर बनेगा. ठीक है, नाउ ग्रोथ के जो है वो कई कारण हैं. इकोनॉमिक सर्वे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो बताता है. सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सर्विस सेक्टर का सुदृढ़ होना, तीसरा कंजप्शन का बढ़ना. राइट, तो अब हम समझते हैं कि कंजम्पशन होता क्या है, कंज्यूम करने का मतलब क्या है. सपोज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंजम्पशन नहीं समझ पाते. सपोज करना है आपने कि आपने फोन खरीदा, कोई शू खरीदा, जूता खरीदा, बाइक खरीदी, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, मूवी देखी, ये सब क्या है, आप कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है, और जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे उतना फैक्ट्रीज के पास जो है वो गोदाम से सामान खत्म होगा, उतना फैक्ट्रीज जो है वो प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगी. ठीक है, जितना फैक्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो उनको उतना ज्यादा जो है वो नए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी. तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को पैसा मिलेगा, तो उससे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर लोग और शॉपिंग जो है वो कर पाएंगे. इसको बोलते हैं कंजम्पशन की साइकिल, जो हमने थोड़ी देर पहले भी समझी थी. और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है वो 7% ग्रो हुआ है, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है वो 5.2% ग्रो हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है वो 7.4% ग्रो किया है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो लोग हैं उनका जो कंजम्पशन है, यानी कि 7.4% ग्रो किया, यानी कि पहले अगर 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब 107.4 रुपए खर्च कर रहे हैं. 7.4% जो है वो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ. और गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो इट हैज इंक्रीज्ड बाय 5.2%. अच्छा, नॉट 7.4%, सो दैट्स द जीडीपी ग्रोथ. 7% से इंक्रीज हुआ है. और गवर्नमेंट भी जो है वो कंज्यूम ज्यादा कर रही है. गवर्नमेंट, अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट क्या कंज्यूम करती है. अरे गवर्नमेंट भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है ना, अपने लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है. नया पार्लियामेंट जो है वो सदन बना. ठीक है, नई गाड़ियां जो है आपने देखा हिमाचल प्रदेश में ईवीज जो है वो दी गई पुलिस को. तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की अपनी कंजम्पशन है, वो इंक्रीज करी गवर्नमेंट ने. नई वर्दी, फौज में जो है वो नई वर्दी का कोड आया तो वो बनाकर देनी भी तो पड़ेगी फौजियों को. वो कंजम्पशन जो है वो सरकार ने अपनी इंक्रीज करी. राइट, 5.2% जो है वो कंजम्पशन इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट की भी, और जनता की जो है वो 7% इंक्रीज हुई है. यानी गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रही है और पब्लिक भी स्पेंड कर रही है, दोनों मिलकर जीडीपी को पुश करते हैं. जितना लोग स्पेंड करेंगे, यानी कि जितना लोग खरीदेंगे, उतना मार्केट में प्रोडक्ट कम होगा, उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है, तो पहला तो कारण है ग्रो करने का, वो है कंजम्पशन. राइट, इंडिया ग्रो क्यों कर रहा है इतना तेजी से, तो कारण अगर आपको लिखना है तो पहला कारण क्या है, इंक्रीज इन कंजम्पशन. ठीक है, दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. राइट, और जिसके लिए इंडेक्स है आईआईपी. बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है. आईआईपी का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन.
अब ये बताता है कि फैक्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर रही हैं। सिंपल भाषा में समझे, ये इंडस्ट्री का एक बेसिकली रिपोर्ट कार्ड है। इस डॉक्यूमेंट में 3 सेक्टर मेंशन्ड है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये आपने इमेज देखी भी होगी, ये वाला माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स, जिसमें आप देख रहे हैं 2023-24 का फाइनल, 2024-25 का एस्टीमेट और 2026-25-26 का भी एस्टीमेट है ये। ठीक है, फाइनल जो है वो अभी आएगा। आगे समझ, बजट वाले टॉपिक में समझाऊंगा ये सभी टर्म्स का मतलब क्या है। लेकिन अभी ये समझो कि 7.5 से 4.4 पर ये गिरता है। क्या माइनिंग कम हुई इंडिया में? 7.5 से माइनस में चला गया, इनफैक्ट माइनिंग बहुत नीचे चली गई। ठीक है, 3 साल में 7.5 से 4.1 पर आई, और सॉरी 3.4 पर आई, और फिर -0.9 पे चली गई। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, माइनिंग में क्या हो रहा है? अरे जितना भी कोल निकाला जा रहा है, आयरन निकाला जा रहा है, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये जितना भी निकाला जा रहा है माइनिंग एज, ठीक है, वो कम होती हुई नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग आप देखेंगे तो 5.5 से 4.1 पर गई और 4.1 से 4.4 पर गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई। और तीसरा क्या है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या भला है ये समझाता हूं, लेकिन 6.2 से 4.4 पर आया, 4.4 से 7.3 पर आया। अब एक एक करके इनको अच्छे समझते हैं कि मतलब क्या है। तो माइनिंग क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है कोल, आयरन और बॉक्साइट, कॉपर, स्टोन, पत्थर, ये सारी चीजें जो हो रही हैं। माइनिंग तो बढ़ेगी ना यार, आपने सुना ही होगा कि पहाड़ बेच दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अरावली के बारे में सब पढ़ा होगा आप लोगों। माइनिंग बढ़ेगी उससे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? कि रॉ मटेरियल से फाइनल जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कॉटन से शर्ट बनाई गई, आयरन से कार बनाई गई, मिल्क से चीज बनाया गया, यानी कि पनीर बनाया गया, ये मैन्युफैक्चरिंग है। और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है, माइनिंग ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन अब बेटर कर सकती है ना, करना पड़ेगा। ये एक पॉजिटिव साइन है, मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करती है। मैंने आपको पिछले कई सेशन में क्या समझाया कि जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा बाहर से जो है वो पैसा हमारे पास आएगा, हमारी इनकम जो है वो बढ़ेगी। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स सिंपल मतलब है, बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरी चीजें बनाने में काम आते हैं। यानी वो माइनिंग जो कर रहे थे, उस माइनिंग में जो एक्सकावेटर लगा हुआ है, जो मशीन लगी हुई है ना, एक्सकावेटर, जो हैवी अर्थ मूवर जो मशीन है, उनको बोलते हैं वो कैपिटल गुड है। ट्रैक्टर जो लगे हुए हैं, फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्री में जो रोबोट इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता, ये प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है ना। यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट इसे कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिर उन प्रोडक्ट्स को फिर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो एक्सकावेटर लेकर, आप अगर मान लो आपको अपने घर में टाइलें लगानी है, आपको अपने घर में मार्बल या पत्थर लगाना है, या मान लो आपको घर बनाना है और घर बनाने के लिए सीमेंट में रेता जोड़ना है या सीमेंट बनाना है, तो आप अपनी फैक्ट्री तो डालोगे नहीं, आप जो है वो अपने खड्डों में और नालों में जाके जो है वो रेता खुद से निकालने लगोगे नहीं। कई बार लोग निकालते हैं, लेकिन आमतौर पर आप सब ये सारी चीजें परचेज करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए वो खड्ड में उतरकर वो ट्रैक्टर ले जाना पड़ता है, और फिर वहां पर मशीन के माध्यम से रेत इकट्ठा करना पड़ता है। ये जो ट्रैक्टर है, वो एक्सकावेटिंग जो जेसीबी मशीन है, वो है कैपिटल गुड्स, राइट। तो कैपिटल गुड्स में भी आपको देखने को मिल रहा है क्या ट्रेंड है कि दैट दे हैव इंक्रीज्ड 7.5 से 4.4 और फिर बढ़कर 7.3 हो गया, राइट। सो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब कंपनीज फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। जितना ज्यादा कैपिटल, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी इकोनॉमी में नजर आए कि कैपिटल गुड्स जो है वो उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि अच्छे दिन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज खर्चा कर रही है अपनी तरफ से, क्या करने के लिए? खरीदने के लिए सामान, ठीक है। अगला जो फैक्टर है जो ग्रोथ बढ़ा रहा है इंडिया में, वो है इन्फ्लेशन। ये फैक्टर क्या बताया था मैंने आपको? दिस वाज दी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। सो यहां आप मेंशन भी करते चलो, पहला क्या था? द डिक्रीज इन कंजम्पशन, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तीसरा है इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन को समझते हैं। आपने सुना ही होगा इन्फ्लेशन वर्ड। इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब क्या है? कि महंगाई, है ना, राइट। लेकिन इतना जो है वो आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है इसका। नाउ सबने नाम तो सुना ही इन्फ्लेशन, पर कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज करो कि आज जो है वो आप टमाटर खरीद रहे हैं 20 रुपए प्रति किलो, वैसे मिल नहीं रहा है 20 रुपए प्रति किलो, लेकिन लेट्स से, और 1 साल बाद जो है वो 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने लगा, तो प्राइस क्या हो गया? डबल हो गया। ये इन्फ्लेशन है। लेकिन इन्फ्लेशन मेजर कैसे होता है? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से यहां पर 2 इंडेक्सेस जो है वो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दिए गए हैं। एक है सीपीआई और एक है डब्ल्यूपीआई।
ये वाला, एक CPI दिया है और एक WPI दिया है। ये डेटा जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं डेटा पर जो है वो वहाँ पर आकर क्वेश्चन बनेगा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2025-26 के लिए क्या एस्टिमेट दिया गया है। सो आप बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का 7.3% इन दी इकोनॉमिक सर्वे। अगर लिख दिया जाए कि बजट में क्या एस्टिमेट दिया गया, दो अलग अलग कहानियां हो जाएंगी फिर, क्योंकि हो सकता है कि बजट में जो है वो एस्टिमेट कुछ अलग दे रखा हो, है ना। बात करते हैं CPI की। CPI क्या होता है भैया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा मतलब है कि ये आम आदमी का इन्फ्लेशन बताता है, यानी कि हम क्या खरीदते हैं, खाना खरीद रहे हैं, हम कपड़ा खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्ट खरीद रहे हैं, एजुकेशन, मेडिसिन, ये सब CPI में आता है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तो यानी कि आम आदमी की लाइफ जो है वो महंगी होती जा रही है, यानी आम आदमी के जीवन में महंगाई बढ़ती जा रही है। और WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेलर के लेवल पर इन्फ्लेशन बताता है, यानी कि मार्केट के बड़े ट्रेडर्स किस प्राइस पर माल खरीद और बेच रहे हैं, राइट। ये मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताया, जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर रहा है उनके लिए, जो कैपिटल गुड्स यानी कि बड़े लेवल पर कोई चीज़ खरीद रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बड़े लेवल पर होलसेल अगर कर रहे हैं, ये उनके लिए बताता है, ठीक है। यानी कि एक तरफ अगर टमाटर का एग्जांपल लें तो एक तरफ आप जो टमाटर खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ मंडी में जो टमाटर आ रहा है, या एक तरफ आप जो केचप खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ जो केचप की फैक्ट्री लगाने के लिए जो खर्च करना पड़ रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को, राइट, उसके लिए WPI है और आपके लिए CPI है। और इकोनॉमिक सर्वे का ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत पॉजिटिव है, वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। बहुत पॉजिटिव बातें लिखी है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, है ना। लगता है आप लोगों को कि क्या सही में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में लगता है आप लोगों को कि सही में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है? नहीं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो बहुत जल्दी बिकते हैं, लाइक ब्रेड हो गए, अंडे हो गए, सब्जियां हो गई, राइट। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी हम कंज्यूम करते हैं, यानी आज खरीदा कल खत्म, 2-4 दिन में खत्म, राइट। उनमें बहुत महंगाई हो चुकी है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे स्टिल कह रहा है कि इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है। इसका मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं बढ़ रहे, प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है तो RBI को भी इकोनॉमी सपोर्ट करना आसान हो जाता है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं होती तो बाहर से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अंदर से भी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। महंगाई ज़्यादा नहीं होती तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, इससे GDP ग्रो करती है ज़्यादा, राइट। तो अभी तक हमने क्या समझा कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, अदरवाइज एक्चुअल नंबर इज 6th। GDP ग्रोथ जो है वो 7.4% है, एस्टिमेटेड है 6.4 फॉर द नेक्स्ट ईयर। नॉमिनल और रियल GDP में क्या डिफरेंस होता है? कंजम्पशन इकोनॉमी को कैसे ग्रो करता है? IIP क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? और CPI और WPI इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं? अब नेक्स्ट हमें समझना है कि इंडिया की इकोनॉमी में कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। GVA क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रोल क्या है? और सर्विसेज सेक्टर इंडिया की ग्रोथ का इंजन जो है वो क्यों बन चुके हैं, ये अब हमें समझना है इन दी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट दी सेक्टर वाइज ग्रोथ। थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर वाइज ग्रोथ को समझते हैं। अभी तक आपने GDP को समझा है ना, रियल GDP, नॉमिनल GDP, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमने समझी। अब हमें देखना है 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया जाता है? ये 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये 3 सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डिवाइड क्यों किया जा रहा है? इमेजिन कीजिए कि एक आपने कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से पिज्जा खरीदा, पाए खरीदा ना, ठीक है, और आप वो एक साथ तो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, या लेट्स से 3 लोग हैं तो आपको उसको स्लाइसिस में बांटना पड़ेगा सब में देने के लिए, राइट। उसी तरह इंडिया की इकोनॉमी को भी 3 हिस्से में बांटा गया है, क्योंकि 3 यानी कि अलग अलग जो है वो प्रोडक्शन के सोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। खैर, और अच्छे से समझते हैं। ये पिज्जा वाला एग्जांपल जो है वो इतना फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि नेचर से डायरेक्टली जो रिसोर्सेज आपने लिए, जैसे कि नेचर से डायरेक्टली हमने जमीन पर एग्रीकल्चर किया, नेचर से मिला, हमने नदी नालों में जाकर और लेक समंदर में जाकर फिशिंग करी, हमने जंगलों में जाकर फॉरेस्ट का सामान इकट्ठा किया, हमने जानवरों को पाला, एनिमल हस्बेंड्री, हमने माइनिंग करी, यानी जो चीजें डायरेक्टली नेचर से मिल सकती हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। फार्मर जो है वो वीट उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर है।
फिशरमैन जो है वो मछली पकड़ रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर है। फॉरेस्ट से लकड़ी काटी जा रही है, प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर, अब मान लो फार्मर ने वीट उगा दी, अब उस वीट से बिस्कुट जो है वो, बिस्किट जो है वो फैक्ट्री में बनाती है, ये फैक्ट्री में बनाया जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यानी रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट किया गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया गया, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि कार की फैक्ट्री है। प्राइमरी सेक्टर हो गया, आपने खोदकर जो है वो लोहा निकाला, लेकिन उस लोहे से लोहे निकाला, लोहे को रिफाइन करके आपने फैक्ट्री में भेजा और वहां गाड़ी बनाई उस लोहे से, वो हो गई सेकेंडरी सेक्टर। खेती करी आपने कॉटन की, कॉटन को प्रोसेस किया, वो है प्राइमरी सेक्टर। वो कॉटन को प्रोसेस करके फैक्ट्री में भेजा, वहां पर उससे धागा बनाया गया, कपड़ा बनाया गया और फिर टी शर्ट बनाई गई, वो हो गई सेकेंडरी सेक्टर। स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सभी जो है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। फिर तीसरा है टर्शरी सेक्टर। अब बिस्किट जो बन गया उसको कस्टमर तक तो भी तो पहुंचाना है ना, तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट लगेगा, जो दुकानदार काम करेगा, जो बैंक पैसे देगा, फैक्ट्री लगाने से लेकर ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रक खरीदने से लेकर, दुकान के लिए लोन लेने से लेकर, ये सभी, और इंश्योरेंस जो लिया जाएगा इन सभी लेवल्स पर, ठीक है। अब ट्रक से जो है वो बिस्किट देने जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट कर बैठे, तो हॉस्पिटल में जो इलाज चलेगा, या उसके अलावा ये ट्रक चलाकर जो है वो बिस्किट डिलीवर करने जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चा जो है वो दुकान पे आकर बिस्किट खरीद रहा है और वो बिस्किट लेकर स्कूल चला गया, तो जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, स्कूल से पढ़ लिख कर बच्चा जो है वो इंजीनियर बन जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, या लॉयर बन गया, या होटल में काम कर रहा है, या टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या है, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, जो कि प्रोड्यूस नहीं कर रही कुछ भी, लेकिन दूसरों के द्वारा प्रोड्यूस की हुई चीजों के बेसिस पर सर्विस दे रही है, ठीक है। इसे कहा जाता है सर्विस इंडस्ट्री। टर्शरी सेक्टर को कहा जाता है सर्विस इंडस्ट्री। और इंडिया की इकोनॉमी पहले जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, बट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मेनली बिकमिंग अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। और आज की मॉडर्न इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी सेक्टर का है तो वो सर्विस सेक्टर का है, ठीक है। इस इमेज से आपको क्लियर भी हो जाएगी कहानी इंडिया की। ये देखिए, तो जो अंदर वाला सर्कल है ये 2024-25 की कहानी बता रहा है, और जो बाहर वाला सर्कल है 2025-26 की कहानी बता रहा है, ठीक है। ब्लू इज प्राइमरी, ऑरेंज इज सेकेंडरी एंड ग्रीन इज टर्शरी। सो आप देखेंगे कि प्राइमरी 19.7 से 18.4 हो गया, यानी कि प्राइमरीज में जो है वो क्या हुआ, डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। सेकेंडरी में 25.3 से 25.3, राइट। सो सेकेंडरी में जो है वो आपको स्टेग्नेशन देखने को मिलता है, चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज, है ना, नो चेंज। लेकिन टर्शरी सेक्टर में 54.9 से 56.4 हो गया। टर्शरी सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, यानी सर्विस सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज कर रहा है, और सर्विस सेक्टर जो है वो स्टेगनेंट है। सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, टर्शरी। सबसे छोटा सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी। और मिडल में कौन है, सेकेंडरी, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसको ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हम अगर प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तो बेच भी ज्यादा पाएंगे, और अगर हम ज्यादा बेचेंगे खुद को भी और बाहर के देशों को भी, तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। चाइना और यूएस की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से इतना दूर क्यों है, इतना आगे क्यों है, क्योंकि वो प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड करूंगा कि ग्लोबल जीडीपी का, अगर ग्लोबल केवल प्रोडक्शन की बात करें, सर्विसेज को हटा दें, तो ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया का कितना परसेंटेज मतलब हिस्सेदारी है और चाइना का कितना है, और ग्लोबल पॉपुलेशन में इंडिया का परसेंटेज कितना है और चाइना का कितना है, तो लगभग 10 गुना का फर्क है। 10 टाइम्स, 10% नहीं, 10 टाइम्स। पॉपुलेशन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट सेम है, 17-18% जो है वो ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में देखेंगे तो इंडिया इज समवेयर अराउंड 3% एंड चाइना इज समवेयर अराउंड 30-31%। तो लगभग 10 गुना डिफरेंस है इंडिया चाइना की प्रोडक्शन में। दैट इज वाई हमारी जीडीपीज में जो है वो इतना बड़ा डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑब्वियसली। सो इंडिया की इकोनॉमी में कौन, सब सवाल अभी आता है कि इंडिया की इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा है। सो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में प्राइमरी सेक्टर ने 18.4, सेकेंडरी सेक्टर ने 25.3, टर्शरी ने 56.4, ठीक है। दिस इमेज 2024-25 ने प्राइमरी सेक्टर में 19.7, सेकेंडरी ने, ओके, दिस इज अबाउट 24-25 में यस 19.7, 25.3 एंड 54.9, और 2025-26 में 18.4, 25.3 और 56.4। और ट्रेंड क्या है, डिक्रीज की प्रोडक्शन, सॉरी प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज किया और टर्शरी सेक्टर इंक्रीज किया, और सेकेंडरी सेक्टर में नो चेंज, ठीक है। ये फैक्ट्स और ये डेटा आपको याद रखने हैं, यही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा डायरेक्टली, खासतौर पे प्री जैसे या वनडे एग्जाम में।
तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, अगर मान लो 100 रुपए की, हर 100 रुपए एक इकोनॉमी में 56 रुपए सिर्फ सर्विस सेक्टर में लगाए जा रहे हैं। ये यानी कि मेजॉरिटी 50% से ज्यादा मेजॉरिटी हो गया ना, तो 56% जो है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर में लग रहा है। यानी कि इंडिया ग्रेजुअली एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल से सर्विस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इंडिया ने एग्रीकल्चर से सर्विस इकोनॉमी की तरफ जंप किया है और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बाईपास किया है, बट नाउ वी आर ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑल्सो। बट वट वी इनिशियली डिड इज, एग्रीकल्चर से हम सर्विस इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़े, अब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बिकॉज कितनी बार मैंने आपको बार बार कहा है कि हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, एक बड़ा सोल्यूशन, इंडिया की जितनी प्रॉब्लम्स है उसका एक बड़ा सोल्यूशन क्या है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि प्रोडक्शन में क्या, सेकेंडरी सेक्टर को सुदृढ़ करना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जो है वो बिल्कुल बराबर लेवल पर होने चाहिए हमारे, दोनों बराबर लेवल पर, तब जाकर डबल डिजिट में ग्रोथ होगी और अगले 2 या 3 डेकेड में हम डेवलप्ड कंट्री बन सकेंगे। हमें क्या चाहिए? डबल डिजिट में ग्रोथ चाहिए। और अभी कितना हो रहा है? 6.4%। ठीक है। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी बन चुके हैं हम। इसी वजह से इंडिया को सर्विस लेड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि एक सेब है, एक एप्पल है, तो फार्मर ने वो एप्पल उगाया, ये क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर, राइट। अब उस एप्पल से जूस फैक्ट्री ने जूस बना दिया, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन अब स्विगी ने उस जूस को कस्टमर तक पहुंचाना है, या जोमेटो ने फॉर दैट मैटर, या ब्लिंकिट ने। ना बैंक ने जो है वो पेमेंट कर दी, इंश्योरेंस कंपनी ने फैक्ट्री को इंश्योर कर दिया, एडवर्टीजमेंट कंपनी ने स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इन सबकी एडवर्टीजमेंट कर दी। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ये सब क्या है? ये सब टर्शरी सेक्टर्स है। यानी कि टर्शरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी से भी जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी से भी जुड़ा हुआ है और टर्शरी विद इन भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए टर्शरी सेक्टर जो है वो इतना बड़ा है। टर्शरी सेक्टर को बड़ा होना ही पड़ेगा, बिकॉज उसको बाकी, यानी कि उसको तीनों के तीनों सेक्टर के साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर एक ही एप्पल, यानी कि इन तीनों सेक्टर्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अब सवाल ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका शेयर गिरता क्यों जा रहा है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर एग्रीकल्चर की शेयर कम हो रही है तो क्या एग्रीकल्चर खराब हो रहा है ना? इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर का शेयर कम हो गया ना, 19.7 से 18.4 हो गया। अगर प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्या एग्रीकल्चर खराब हो रहा है हमारा? राइट। तो आंसर है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये परसेंटेज का खेल है। आप समझिए, सपोज करो कि एक गांव की टोटल इनकम जो है वो 100 रुपए है, उसमें से 50 रुपए जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहे हैं और 50 रुपए बाकी के दोनों सेक्टर से आ रहे हैं ना। कुछ साल बाद एग्रीकल्चर 50 की जगह 60 रुपए देना शुरू कर देता है, लेकिन अब उस गांव के पास से जो है वो, उस गांव में एक इंडस्ट्री आकर लगती है, उस गांव के पास से हाईवे गुजर रहा है, राइट। उस और इन सब डेवलपमेंट के चलते उस गांव में नया सर्विस सेक्टर डेवलप हो गया, जिससे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से कमाई पहले 50 रुपए थी, अब 240 रुपए हो गई और टोटल इनकम हो गई 300 की, राइट। तो एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो उसमें केवल 20% ही दिखेगा, लेकिन एग्रीकल्चर से इनकम जो है वो पहले से बढ़ी है। डिफरेंस ये है कि इंडस्ट्रीज और सर्विसेज से इनकम कई गुना बढ़ गई है। दैट इज वाई हमें यह नजर आता है कि एग्रीकल्चर से शेयर कम होता जा रहा है। एग्रीकल्चर से शेयर नहीं कम हो रहा है, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2024-25 से अगर हम 2025-26 का डेटा देख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है कि एग्रीकल्चर हमारा 19.7 से 18.4 पे चला गया, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। तो ये परसेंट में गिरावट का मतलब ये नहीं है कि संख्या में अमाउंट में भी गिरावट है, अमाउंट बढ़ा है, लेकिन परसेंट क्यों घटा है? क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर का अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया है, राइट। इसीलिए हमें केवल नजर आ रहा है कि प्राइमरी सेक्टर कमजोर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेक्टर अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। अब सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करते हैं, तो किस सेक्टर में कितनी जो है वो ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसके लिए एक इमेज दी है। कहाँ है वो? ये रही, ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेक्टर वाइज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और 2023-24, 2024-25 और 2025-26 जो है वो बताया गया है किसने कितना किया है। ये येलो वाला जो है प्राइमरी है, ब्लूइश आयन कलर जो है ये सेकेंडरी, और पर्पलिश कलर, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट मैं तो पर्पल ही बोलूंगा इसको, दैट इज दिस इज द टर्शरी सेक्टर। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2.7 से बढ़ा पहले 4.4, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, लेकिन फिर वापस जो है वो मुड़कर आ गया 2.7 पे। 2023-24 में प्राइमरी सेक्टर जो है वो, सॉरी, सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही थी 11.4, लेकिन वहां से घट के आ गया 6.1, और 6.1 से अब बढ़ेगा 6.6 पर। और टर्शरी सेक्टर को देखेंगे तो 9 से 7.2 और 7.2 से 9.1।
सो देयर इज अ ट्रेंड, आपको जो ट्रेंड नजर आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। सो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर 2.7% से, सेकेंडरी सेक्टर 6.6% और टर्शियरी सेक्टर 9.1%। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो कहाँ हुई है? ठीक है, सवाल ये बन सकता है कि तीनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में हो रही है? तो आप कहेंगे सर तीनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो टर्शियरी सेक्टर में हुई 2025-26 में। ठीक है, 2024-25 की बात करें तो तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुई? तो आप कहेंगे सर तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में हुई। लेकिन 2023-24 में तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुई? यहां आप कहेंगे सर तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर ने करी विद 11.4। तो इस एक ग्राफ पर जो है वो कमीशन घुमाकर ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, पहला तो बिल्कुल फैक्ट पे है कि इस साल में टर्शरी सेक्टर ने कितना परसेंट ग्रो किया है। लेकिन दूसरा ये भी पूछ सकता है कि 2023-24 में किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रो किया था। वहां पर जनरल ट्रेंड ये है कि टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करता है, लेकिन 2023-24 में ट्रेंड के उलट जो है वो कुछ हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर ने जो है वो टर्शरी सेक्टर के मुकाबले ज्यादा ग्रो किया। ठीक है, नाउ सवाल यह है कि सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा जो है वो ग्रो क्यों कर रहा है कंसिस्टेंटली? सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर गूगल लेट्स से सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको ज्यादा लैंड नहीं चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उसको ऑफिसेस चाहिए, हो सकता है डेटा सेंटर के लिए लैंड चाहिए हो, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज्यादा बड़ा लैंड नहीं चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। लेकिन उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू जो है वो एज कंपेयर टू, मान लो 10 एकड़ जमीन पर गूगल ने जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूरा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और उसके पैरेलल में 10 एकड़ जमीन में गेहूं उगाई जा रही थी। तो मुझे एक बात बताइए कि उस 10 एकड़ जमीन से जहां से सॉफ्टवेयर बन रहा है और 10 एकड़ जमीन जहां से गेहूं बन रही है, कौन ज्यादा कमाई करके देगा? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर की वैल्यू जो है वो बहुत हाई होगी एज कंपेयर टू दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो सॉफ्टवेयर बैंकिंग, आईटी, हेल्थ केयर, स्कूल, टीचिंग, कोचिंग हर जगह इस्तेमाल होगा वो सॉफ्टवेयर। एजुकेशन, टूरिज्म, कंसल्टिंग हर जगह इस्तेमाल होगा। हाई वैल्यू सर्विस होगा। ठीक है, जबकि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ खाने वाले मतलब प्रोडक्ट्स में यूजर है, एक जगह इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। लेकिन गूगल के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, राइट। इसीलिए सर्विस सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा ग्रो करता है, और इसीलिए सर्विस सेक्टर इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है, क्योंकि ये गूगल, आईबीएम, इस तरह की जितनी भी बड़ी कंपनीज है, टेक कंपनीज है, जो इंडिया में बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो इकोनॉमिक्स पे वो कहानी पूरी समझेंगे। नेक्स्ट कहानी है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की। सेक्टर वाइज ग्रोथ हो गया। वाई इज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजिंग, ये हमने समझ लिया। ये केवल अपीयर कर रहा है, केवल लग रहा है कि शेयर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्टर वाइज ग्रोथ भी हमने देख लिया, सर्विस सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हमने देख लिया। अब देखते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। नाउ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या कॉन्सेप्ट है ये? तो हर एग्जाम में आता है कि एक्सपोर्ट का क्या मतलब है। हर एग्जाम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, हम ये समझते हैं। हम दूसरी कंट्री को जो भी माल बेच रहे हैं वो एक्सपोर्ट है, दूसरी कंट्री से जो भी माल खरीद रहे हैं वो इंपोर्ट है। बिल्कुल सिंपल है। अगर इंडिया अमेरिका को सॉफ्टवेयर बेचता है तो वो एक्सपोर्ट है, अगर इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीद रहा है तो वो क्या है? इंपोर्ट है ना। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट जो है वो 8.4% से बढ़कर 9.5% हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए कोई ग्राफ दिया है इकोनॉमिक सर्वे में? हम्म, ये तो जीवीए के लिए हो गया। अच्छा, केवल डेटा दिया है। तो एक्सपोर्ट के लिए जो डेटा मेंशन है दैट इज 8.4 से बढ़कर 9.5 हो गया। 4% से बढ़कर 9.5% हो गया। अब ये तो हमारे लिए अच्छा है ही। हमेशा मैंने आपको क्या कहा है कि हमें तो प्रोडक्शन बढ़ाना है भाई। देखो, इंडिया को सुधारना है ना, तो दो तीन चीजें हैं। प्रोडक्शन बढ़ाना है सबसे पहला, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तब जब टीयर 3 सिटीज डेवलप होंगी। अगर टीयर 3 सिटीज इंडस्ट्रियलाइज करती हैं अपने आप को, तो टीयर 3 सिटीज में अगर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी तो टीयर 2 में और ज्यादा होंगी, तो टीयर 1 में तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो टीयर या टायर जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं आप, तो टायर 3 सिटीज में अगर आपको टायर 3 सिटीज को डेवलप करो, उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, वहां पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो, राइट। यानी कि एक बेंगलुरु जैसा आईटी हब या गुड़गांव जैसा आईटी हब हिमाचल में भी होना चाहिए। हिमाचल में धर्मशाला जो है वो आईटी हब क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पर आकर जितने भी वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग हैं बेंगलुरु और गुड़गांव वाले, वो यहीं आके क्वार्टर लेकर रह रहे हैं। तो क्यों ना यहाँ पर आईटी हब बना दिया जाए, इस टायर 3 सिटी को डेवलप कर दो, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये दो चीजों से इंडिया का भला होगा, टायर 3 सिटी का डेवलपमेंट और दूसरा प्रोडक्शन बढ़ाने से। और ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। तो एक्सपोर्ट बढ़ गया 8.4 से 9.5% चला गया, जो कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल है ऑब्वियसली।
क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा और कंपनीज ग्रो करेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इंपोर्ट की बात करें, और हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट कम करना है। इंपोर्ट 11.2 से 9% हो गया, 11.2% से 9% में आ गया। इंपोर्ट हैज डिक्रीज्ड एंड एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड। और यही एक ग्रोइंग इकोनॉमी, एक हेल्दी ग्रोइंग इकोनॉमी का एक बड़ा इंडिकेटर है, जिसका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे। यानी हमें बाहर की चीजों पर कम डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है और हम दूसरों को अपने प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली एक बहुत फेवरेबल ट्रेड बैलेंस है। नेक्स्ट एक और चीज जो है वो मेंशन थी, दैट इज जीवीए। जीवीए क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में ये एक और टर्म मेंशन है। जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। बहुत डिफिकल्ट लगता है सुनने में, ये सब टर्म ना इकोनॉमिक्स मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं। प्रॉब्लम यही है इकोनॉमिक्स में ना बहुत टेक्निकल टर्म्स है, और इसलिए इकोनॉमिक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। थोड़ा सा अगर आप आसानी से सिंपल कहानी समझोगे तो कुछ नहीं है मुश्किल। ग्रॉस वैल्यू एडेड नाम डिफिकल्ट लगता है, कॉन्सेप्ट पता क्या है? एक सिंपल सी बात है, मान लो एक कारपेंटर है, उसने 500 रुपए की लकड़ी खरीदी और उस लकड़ी से उसने एक टेबल बना दिया। अब वो 500 रुपए की लकड़ी खरीद के टेबल वो बेच रहा है 1500 रुपए में, राइट? तो क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि क्या उस कारपेंटर ने 1500 रुपए इकोनॉमी में ऐड किए? तो जवाब है नहीं। उसने इकोनॉमी में सिर्फ 1000 रुपए ऐड करे। क्यों? क्योंकि उस 500 रुपए का हिसाब तो वो पहले दे चुका है। 500 रुपए किसी से खरीदी है ना लकड़ी उसने, वो 500 रुपए इकोनॉमी में ऐड किए उसने, जिसने वो लकड़ी काटी और उस कारपेंटर तक पहुंचाई। 500 रुपए उसने ऐड कर दिए इकोनॉमी में, और कारपेंटर ने केवल ऐड किए 1000 रुपए की वैल्यू इकोनॉमी में। ये जो वैल्यू ऐड हो रही है, जिस जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उससे जो भी वैल्यू ऐड हो रही है, इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। और जब पूरी इकोनॉमी की वैल्यू एडिशन कैलकुलेट की जाती है तो उसे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी भी समझ नहीं आया होगा आपको, समझ आएगा जब हम जीडीपी वर्सेस जीबीए समझेंगे। ठीक है, यहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ना, जीडीपी मेजर करता है टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट कितना आया, और जीबीए मेजर करता है कि टोटल वैल्यू कितनी ऐड हुई। दोनों जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और इंटरव्यूज में और एग्जाम में दोनों एचएएस और यूपीएससी दोनों में जो है वो सवाल बार बार पूछा जाता है। जीडीपी में केवल प्रोडक्शन की बात चल रही है, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट की बात चल रही है ना, क्योंकि अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में 1500 इंक्लूड होगा क्योंकि वो चेयर का प्राइस है। लेकिन जब आप जीवीए की बात करेंगे तो जीवीए में 1000 इंक्लूड होगा, क्योंकि केवल वैल्यू कितना ऐड हुआ? 1000 ऐड हुआ। चेयर बनाकर वैल्यू कितना ऐड हुआ? 1000। लकड़ी लकड़ी कारपेंटर तक पहुंचाकर वैल्यू कितना ऐड हुआ? 500। राइट? तो अंत में जो है वो जीवीए और जीडीपी ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेसिकली कान पकड़ने का तरीका है, ऐसे पकड़ो या घुमा दो। ठीक है, लेकिन जीवीए को अलग से क्यों समझा जाता है? ताकि ये देखा जा सके कि हाईएस्ट जीवीए कंट्रीब्यूटर्स हमारी इकोनॉमी में कौन है, जो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है उसे और बढ़ावा दो। तो इकोनॉमिक सर्व सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा फाइनेंशियल सर्विसेज ने, रियल एस्टेट ने, प्रोफेशनल सर्विसेज ने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? और हर एक का कंट्रीब्यूशन जो है वो 9.9% रहा। आप यहां पर जो है वो ये ग्राफ देखें, दिस वन, राइट? सो जीवीए ग्रोथ एट बेसिक प्राइजेस 2025-26 में आप देखें तो एग्रीकल्चर 3.1 2.7 से 4.6 पर बढ़ा और कम हो गया। ठीक है, माइनिंग 3.2 से 2.7 से माइनस में आ गया 0.07। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्विस में देखेंगे, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट में आप देखेंगे तो 10.3 से 7.2 से बढ़कर 9.9 पर बढ़ा है। 8.8 से 8.9 से 9.9, ये क्या है? ट्रेड, होटल, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इनमें सब में बढ़ोतरी हमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो जो वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, तो जो सर्विस सेक्टर है वो हमें क्या दे रहा है? हायर जीवीए प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस डाउन। फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक का कंट्रीब्यूशन जो है वो 9.9% है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो किसका है? ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, राइट? हाईएस्ट किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? उसके अलावा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, इन सब का जो है 9.9। ठीक है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट 7.5, दिस वन। ठीक है, उसके बाद दिस कंस्ट्रक्शन का जो है वो 7। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।
आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट यानी कि बैंकिंग वगैरह, राइट। सो एक बार फिर ऑब्वियसली जीवीए में भी कौन डोमिनेट कर रहा है, सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की। सो इकोनॉमिक सर्वे एक और ऑब्जर्वेशन देता है इंपॉर्टेंट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। सो जीवीए आ गया हमारे पास, जीडीपी वर्सेस जीवीए, हाईएस्ट जीवीए कंट्रीब्यूटर्स, जिसकी सारे पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हमने। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देता है कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 7% रही। ग्रोथ कितना है मैन्युफैक्चरिंग में, 7% का, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर से ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस है, और मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, एक्सपोर्ट बढ़ाता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करता है, और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को सक्सेसफुल बनाता है। एग्जांपल देता हूं मैं, एक विलेज में लेट्स से 100 फार्मर्स हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इनकम जो है वो उनकी लिमिटेड है, क्योंकि केवल वो फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से अब वहां पर एक दवाई बनाने की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री लग जाती है। अब वर्कर्स को जॉब मिलेगी, गांव के लोगों को जॉब मिलेगी, क्योंकि उनको अपनी जमीन देनी पड़ेगी, तो फैक्ट्री बोलेगी कि तुम्हें जमीन के बदले पैसा भी देंगे और नौकरी भी देंगे। गांव के लोगों को मिल गई नौकरी, राइट। अब लेकिन बाहर से लोग आके भी वहां पर काम कर रहे हैं, तो अब उस फैक्ट्री के लिए जो है वो उसके लिए सड़कें, कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो चलेगा वहां पर। बाहर से आकर लोग वहां पर जो है वो रहना भी शुरू करेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेंटिंग वाला सिस्टम भी जो है वो शुरू होगा, नई दुकानें भी खुलेंगी, बैंक भी आएगा, क्योंकि सैलरीज भी आ रही है लोगों को। अब बाहर से आकर लोग रह रहे हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अगर नौकरियां करना है तो अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करेंगे, तो स्कूल भी आएगा। इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए तो अब हॉस्पिटल भी आएगी। तो आप देख रहे हैं एक इंडस्ट्री से कितनी सारी जो है वो सर्विसेज कनेक्टेड है। पूरी इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया को अपना सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रांग करना है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर अगर स्ट्रांग होगा तो उसके अराउंड प्राइमरी और टर्शरी दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये रही कि हमने प्राइमरी से डायरेक्टली सेकेंडरी टर्शरी पर जंप कर दिया, सेकेंडरी को डेवलप नहीं किया। अगर हम प्राइमरी से सेकेंडरी को डेवलप करते, सेकेंडरी के अराउंड जो है वो प्राइमरी और टर्शरी बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप होता। जैसे ये एग्जाम्पल है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रोथ मल्टीप्लायर है, एक फैक्ट्री जो है वो कई डिफरेंट तरीके से इकोनॉमी में डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो तो फाइनली हमें क्या समझ में आता है कि इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सर्विस ड्रिवन एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, राइजिंग एक्सपोर्ट एंड अ रोबस्ट जीडीपी ग्रोथ। यू कैन नोट दिस होल स्टेटमेंट डाउन, जो भी मैंने बोला, ठीक है। पॉज करके रिपीट करके नोट कर सकते हैं इसको, आपको कोट वे फॉरवर्ड वगैरह कोट करने में समझ मतलब मदद मिलेगी। लेकिन ऑब्वियसली ये चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड सेशन में कराऊंगा। आप कहेंगे कि सर आपने चैप्टर 1 में ही इतना टाइम लगा दिया, 2 सेशन में चैप्टर 1 करवा रहे हो आप, तो बाकी के चैप्टर तो आप मतलब पता नहीं कितने समय में करवाओगे। तो ऐसा नहीं है, मेरे को कुछ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझाने थे, इसलिए इस चैप्टर में जो है वो थोड़ा ज्यादा समय लगा रहा हूँ, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पर उतना जो है वो जोर नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने पहले वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर समझा, फिर हमने इंडिया लेवल पर समझा। अब एचपीएएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को समझना। जिसके लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा वो है जीएसडीपी, राइट। हमें समझना पड़ेगा कि एप्पल की इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हाइड्रो पावर स्टेट की बैकबोन क्यों है, क्लाइमेट चेंज हिमाचल का सबसे सबसे ज्यादा क्यों इफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज हिमाचल को, और हिमाचल की इकोनॉमी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस, और फाइनली वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन दी नेक्स्ट सेशन, ऑलराइट। सो आज केवल इतना ही, दिस सेशन में इतना ही। मुझे जो है वो आप लोग कमेंट में जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, आप मुझे कमेंट में उनके जवाब जरूर देंगे। सो हिमाचल इकोनॉमी विल डिस्कस इन दी सेकंड सेशन, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन एचएएस या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो दिस इज दी कॉन्टैक्ट नंबर्स। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और प्री काउंसलिंग सेशन जो है वो बुक कीजिए। आपको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी हमारी टीम द्वारा, या आप डायरेक्टली मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दैट इज ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।